So, Assalamu alaikum everyone. I welcome you all once again to the Society of Free Educators. As we all know that after every 6 sessions we have a podcast, but today we are not having a podcast. We are having Dr. Mohsin Ahmed Khan with us, who is a psychologist. He is a clinical psychologist, and he will be giving us a session on body language and the aspects related to it. How to understand what is the mindset of a person just by looking at him, or the way he sits, or the way he's standing or walking. Apart from that, he is here just for 1.5 hours. So I request everyone of you to ask him as many questions as you want regarding psychology and non-verbal communication and body language and anything that comes into your mind. So over to you, Mr. Khan. अस्सलाम वालेकुम to everyone once again. And as I have already told you कि आज का हमारा टॉपिक होगा बॉडी लैंग्वेज और उसके बेसिक एस्पेक्ट्स क्या हैं और हम डे टू डे लाइफ में कैसे उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट हियर, बॉडी लैंग्वेज और बेसिक्स अबाउट बॉडी लैंग्वेज एंड उसका यूजेज. तो बॉडी लैंग्वेज होता क्या है? बॉडी लैंग्वेज वो एस्पेक्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो हमें क्यूज देता है रिगार्डिंग टू व्हाट अ पर्सन एक्चुअली मींस. अब फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन इज सेइंग टू यू कि यार मेरे को मिल, और का जेस्चर जो है वो आपकी तरफ नेगेटिव है, दैट मीन्स कि वो बोल दो रहा है मिलने को पर ही डज नॉट एक्चुअली वांट यू टू बी देयर. एग्जांपल के तौर पे कई बार हमें फैमिली मेम्बर्स बुलाते हैं कहीं पर, बट वी डोंट वांट टू गो देयर, एंड येट हम उन लोग को बोलते हैं ठीक है हम आएंगे, बट वी ऑल नो कि क्या उसका आउटपुट होता है, राइट? तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट बॉडी लैंग्वेज एक्चुअली इज. बॉडी लैंग्वेज जो है ये एक नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है. अब कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जब भी एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होगा. अब जैसा कि आपको अहमद सर ने ऑलरेडी बता रखा होगा कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है. वी यूज़ वर्ड्स, वी यूज़ लैंग्वेज टू टेल आवर आइडियाज़, वी यूज़ लैंग्वेज टू ट्रांसमिट आवर आइडियाज़. नॉन वर्बल में हम वर्ड्स के अलावा बाकी सब कुछ यूज़ करते हैं. Okay. And the second point about this is it is a physical aspect of language. बॉडी लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज का फिजिकल एस्पेक्ट है इन द सेंस कि इसके अंदर जैसे थॉट्स हैं, हम जब वर्बल लैंग्वेज में हम थॉट्स यूज़ करते हैं, हम स्पीच यूज़ करते हैं, वी कैन नॉट मेजर देम. उसका कोई भी क्वांटिफिकेशन नहीं है हमारे पास, वो एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म है. बॉडी लैंग्वेज जो है ये फिजिकल टर्म है. वी कैन एक्चुअली मेजर कितना जेस्चर कोई कर रहा है, कितनी टैपिंग कोई कर रहा है, आई मूवमेंट कैसी है, जेस्चर्स कैसे हैं. एंड बॉडी लैंग्वेज के जो बेसिक आज हम एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे वो है सबसे पहला फेशियल एक्सप्रेशंस, फिर पोस्चर, जेस्चर, आई मूवमेंट, टच एंड यूज ऑफ स्पेस. फेशियल एक्सप्रेशंस एज यू ऑलरेडी नो, इंसान के चेहरे पे कैसे हाव भाव आते हैं. अब ये दो टाइप के होते हैं, मैक्रो एक्सप्रेशंस एंड माइक्रो एक्सप्रेशंस. दोनों में बड़ा छोटा सा डिफरेंस है. मैक्रो एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, दे लास्ट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम. फॉर एग्जांपल अगर कोई आपको कोई जोक सुना रहा है तो उसके चेहरे पे एक स्माइल होगी, यू कैन एक्चुअली सी दैट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन. उसको हम माइक्रो एक्सप्रेशन बोलते हैं. माइक्रो एक्सप्रेशन जो है ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं इन द सेंस ये फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए रहते हैं, 1/16 1/18 ऑफ अ सेकंड के लिए ये एग्जिस्ट करते हैं. एंड इसके ऊपर जो मेजर वर्क किया है वो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, पॉल एकमैन. उन्होंने इसके ऊपर बहुत वर्क करा एंड उन्होंने एक आइडियोलॉजी बनाई कि फेशियल एक्सप्रेशंस आर यूनिवर्सल. इट डजंट मैटर आप इंडिया में हो या आप चाइना में हो या आप अमेरिका में हो या आप किसी ट्राइब में रह रहे हो, योर माइक्रो एक्सप्रेशंस विल बी सेम, क्योंकि ये एक एवोल्यूशनरी ट्रेट है ह्यूमंस के लिए. नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है पोस्चर. पोस्चर क्या होता है? पोस्चर होता है इंसान का फिजिकल अपीयरेंस कैसा है. ओके, कमिंग बैक टू द फेशियल एक्सप्रेशन, हम उसको डिटेल में पढ़ते हैं. पहले फेशियल एक्सप्रेशन जो होता है इट इज मोशन और पोजीशन ऑफ द मसल्स बीनीथ द स्किन ऑफ फेस. जो हमारे चेहरे की स्किन है उसके बीनीथ जो मसल्स हैं हमारे चेहरे के, उनकी मूवमेंट जो होती है वो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस को फॉर्म करती है. एंड जैसा आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये यूनिवर्सल होते हैं नेचर में, और ये मूवमेंट्स जो हैं ये इमोशंस को कन्वे करती हैं, इमोशंस को एक्सप्रेस करने में हेल्प करती हैं. अब कौन कौन से इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं ये आपको आई गेस अहमद सर ने ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं. हैप्पीनेस है, सैडनेस है, डिसगस्ट है, फियर है, सरप्राइज है एंड एंगर. दीज आर द 6 बेसिक इमोशंस जो हमारे एक्सप्रेशन से शो हो जाते हैं.
ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पर है हमारे पास फेशियल एक्सप्रेशन के एक चार्ट है किस किस टाइप के एक्सप्रेशन होते हैं। अगर आप हैप्पीनेस पे मूव करें, अगर आप लोएस्ट देखें हैप्पीनेस का जो फेस बना हुआ है वो, और उसके ऊपर एक और उसके ऊपर एक और, दीज आर द थ्री डिफरेंट फेसेस पीपल मेक ड्यूरिंग हैप्पीनेस। अब ये मेल या फीमेल के रिगार्डिंग नहीं है, दिस इज द थ्री डिफरेंट लेवल्स, सेम फॉर सैडनेस, डिसगस्ट, सरप्राइज, कॉन्टेम्प्ट, एंगर एंड फेयर। ओके, अब देर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन, कि आप अपने इमोशंस को बाय फेस कैसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर हम एंग्रीनेस के ऊपर जाएं या एंगर के ऊपर जाएं, फर्स्ट देखो द फर्स्ट लेवल इज थोड़ा सा आपका नोज के अराउंड का जो मसला है वो फ्लेयर है, आईज थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग टिल्टेड है। लेवल 2 में जाएंगे तो यही एक्सप्रेशन थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, लेवल 3 में और स्ट्रॉन्ग, एंड लेवल 4 में इतना स्ट्रॉन्ग कि हमारे आईब्रोज भी कंजाइंड हो जाएंगे। सेम, लेट्स गो टू हैप्पीनेस। फर्स्ट लेवल ऑफ हैप्पीनेस इज आपके जो आई मसल्स हैं वो थोड़े कंट्रैक्ट कर रहे हैं, आपके लिप्स थोड़े एक्सपैंड कर रहे हैं, नोज के अराउंड का एरिया फ्लेयर कर रहा है। वैसे ही अगर आप इसको लेवल 4 में देखोगे तो ये इतना ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है कि आपके टीथ शो करते हैं, आपके लिप्स एक्सट्रीमली फ्लैटन हो जाते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। Same happens for sadness, disgust, fear or surprise. Let's go to the next one. नेक्स्ट इज पोस्चर। अब पोस्चर होता क्या है? पोस्चर होता है हाउ यू सिट या हाउ यू मैनेज योर ओन बॉडी। ठीक है, हाउ वी होल्ड आवर बॉडीज एज वेल एज द ओवरऑल फिजिकल फॉर्म इज कॉल्ड पोस्चर। आपने कई बार सुना होगा कि घर वाले डांटते होंगे, सीधा बैठो, पीठ सीधी रखो, नहीं रखोगे तो बैक पेन होगी। या डॉक्टर्स बोलते हैं इफ़ यू आर गोइंग टू स्लीप तो आपको एक पर्टिकुलर साइड पे सोना चाहिए, आपको कंफर्टेबल सोना चाहिए, पतला पिलो लेकर, अदरवाइज आपको बैक में, आपकी बैकबोन में पेन होगी। तो दीज आर ऑल फैक्टर्स ऑफ पोस्चर। हमारी जो मेन टॉर्सो है, टॉर्सो रीजन होता है हमारे नेक से लेके हमारे ग्रॉइन एरिया के ऊपर तक के हम एरिया को हम टॉर्सो बोलते हैं। उस एरिया को हम कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। अब ये जो टॉर्सो एरिया है ये भी हमारी पर्सनल फीलिंग्स को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करता है, और ये हमें हिंट्स देता है बंदे की जो पर्सनैलिटी के ट्रेट्स हैं, पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदा आपकी तरफ आ रहा है और वो अपने दोनों आर्म्स खोल कर आ रहा है आपकी तरफ एज इफ ही इज ट्राइंग टू हग यू, तो बेसिकली शो करता है कि बंदा बहुत आउटगोइंग है। एट द सेम टाइम अगर आप किसी रूम में देखोगे जो सबसे शाई आदमी को, या जो सबसे शाई आपको लगेगा, इफ यू लुक एट हिम, आप देखोगे वो अपने आर्म्स क्रॉस करके बैठा है, अपने टॉर्सो को जितना ज्यादा हो सके उतना हाइड करके बैठता है। ओके, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस अंटिल नाउ? Okay, I don't see anybody having any questions. Let's go to the posture. There are two different type of postures, open and closed, as I've already told you. ओपन पोस्चर जो होता है, इट इन्वॉल्व्स कीपिंग द ट्रंक ऑफ द बॉडी ओपन एंड एक्सपोज। ट्रंक यानी कि टॉर्सो एरिया, आपका चेस्ट एंड आपका एब्डोमिनल रीजन, जो इस रीजन को ओपन रखते हैं, अपने शोल्डर पीछे करके चलते हैं, अपना चेस्ट एरिया को आगे पफ करके चलते हैं। दे इंडिकेट दे आर फ्रेंडली, दे आर ओपन, दे आर विलिंग फॉर मोर डिफरेंट थिंग्स टू अचीव एंड गो ऑन टू डिफरेंट एडवेंचर्स एंड ऑल दैट। एट द सेम टाइम जो क्लोज पोस्चर होता है उसके अंदर अपने ट्रंक को, अपने टॉर्सो को जितना हाइड कर सकते हो उतना ज्यादा हाइड करते हो। ये डिक्टेट करता है हॉस्टिलिटी, अनफ्रेंडलीनेस या एंग्जाइटी, शाइनेस जिसको बोलते हैं। अगर बेसिकली आप लोगों ने एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट सुना होगा, एक्सट्रोवर्ट्स का मोस्टली जो पोस्चर होता है वो ओपन होता है, वेयर एज इंट्रोवर्ट्स का जो पोस्चर होता है वो मोस्टली क्लोज होता है। गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। जैसे ये आपके सामने एक डायग्राम बना रखी है, अगर आप क्लोज पोस्चर पे देखोगे तो द वे द पर्सन इज सिटिंग, अपने शोल्डर्स को इनवर्ट करके रखा हुआ है, अपनी लेग्स क्रॉस हैं, अपने हाथ अपने चेस्ट के आगे, अपने एब्डोमेन के आगे रखे हुए हैं। दिस इंडिकेट्स अनफ्रेंडलीनेस एंड एंग्जाइटी, ही इज शाय, ही इज scared about something. At the same time अगर आप ओपन पोस्चर की तरफ जाओ, लेग्स ओपन है, चेस्ट ओपन है बिल्कुल, तो इट शोज ओपननेस एंड विलिंगनेस टू डू थिंग्स। ओके, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस? ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट्स कॉल्ड जेस्चर्स। अब जेस्चर्स जो होते हैं, जेस्चर्स बेसिकली नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन वो है जो वर्बल के साथ हमेशा एग्जिस्ट करता है। वेन एवर यूर टॉकिंग, हमारे हाथ, हमारी गर्दन, हमारा सिर हिलता है जब भी हम बात करते हैं, दे इंक्लूड जेस्चर्स, दे आर कॉल्ड जेस्चर्स। ये विजिबल बॉडी के एक्शंस हैं जो स्पीच के साथ साथ काम करते हैं। अगर आप अपने किसी दोस्त को कोई स्टोरी बता रहे हो तो
आपके हाथ भी हिलेंगे। मोस्टली आपने नोटिस करा होगा जब भी कोई हंसता है तो वो अपने हाथ को स्लैप करता है अपने थाई पे या दोस्त की पीठ पे या ताली मारते हैं। दीज आर ऑल कॉल्ड जेस्चर्स। अगर आप किसी को कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो, आपके हाथ आगे को मूव करते हैं, दीज आर कॉल्ड जेस्चर्स। अब इसके बारे में डिटेल में थोड़ा आगे चलते हैं। हैंड्स और फिस्ट की बात करें, अब जेस्चर्स जो हैं ये हैंड और फिस्ट में ही नहीं होते, आगे भी होते हैं, वो हम आगे करते हैं। पर हैंड्स एंड फिस्ट में क्या होता है, जो क्लेंच्ड फिस्ट होती है जिसको हम बोलते हैं मुट्ठी बनाना, ये इंडिकेट करती है एंगर। एट द सेम टाइम कुछ सिचुएशंस में ये सॉलिडारिटी या पीस या ट्रायम्फ या हैप्पीनेस भी शो करती है। क्लेंच्ड फिस्ट का मतलब हो गया मुट्ठी बनाना। नेक्स्ट इज थम्स अप एंड थम्स डाउन। ये तो आमतौर पे हम यूज करते ही हैं। थम्स अप का मतलब अप्रूवल एंड थम्स डाउन का मतलब डिसअप्रूवल। अगर आप किसी को दूर से अपने दोस्त को, आपको कोई बोलता है कि भाई मेरे कपड़े कैसे लग रहे हैं, तो आप उसको थम्स अप दिखाओगे, ही विल अंडरस्टैंड कि हाँ भाई आपको सही, आपको आप एग्री करते हो कि उसके कपड़े अच्छे लग रहे हैं। इन आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। एंड एट द सेम टाइम अगर थम्स डाउन शो करते हो तो ही विल चेंज द क्लोज और वट एवर। नेक्स्ट इज द ओके जेस्चर। इसमें होता क्या है, ऑलरेडी आई गेस आप लोग को मालूम होगा। आप थंब और फिंगर को, इंडेक्स फिंगर को ज्वाइन करते हो और बाकी 3 फिंगर्स को खुला रखते हो। दिस इज कॉल्ड एन ओके जेस्चर। ये एक्सप्रेशन इसका नाम में ही है ओके। इट शोज कि हाँ भाई एवरीथिंग इज ऑल राइट, कुछ पंगा नहीं है, सब सही है। एंड द लास्ट इज द वी साइन। एंड वी साइन रेफर्स टू, आप इंडेक्स और मिडिल फिंगर को ओपन रखते हो, बाकी हाथ अपना क्लोज रखते हो। दिस in some cultures it shows victory, in some cultures it means peace, etc etc, and in some culture it means a selfie face or something like that. And you must understand one thing कि ये gestures are not universals. मतलब clenched fist का मतलब जो यहाँ पर है जरूरी नहीं है उसका मतलब एवरीवेयर सेम हो। जेस्चर एग्जिस्ट करेगा, उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा। थम्स अप एंड थम्स डाउन जेस्चर एग्जिस्ट करेगा, उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा। लेट मी एक्सप्लेन यू विद एन एग्जांपल। ओके, ये है क्लेंच्ड फिस्ट। अब ये जो पॉइंट शो कर रहा है, ये शो कर रहा है एंगर। यू कैन एक्चुअली सी द पर्सन, यू कैन नॉट सी हिज फेस, यू कैन नॉट सी हिज बॉडी। सिर्फ हाथ देख के आपको समझ में आ रहा होगा द पर्सन इज अ बिट एंग्री अबाउट समथिंग। एंड सेम फिस्ट बनाई है, सेम क्लेंच्ड फिस्ट है, बट यहाँ पर यू कैन सी द पर्सन, ऑब्वियसली इसने मैच जीता होएगा टेनिस का, तभी ये ऐसा हाथ बना रहा है। thumbs up and thumbs down, I think you already know this, I don't think this need much explanation. V sign की बात करें तो you can see it means okay peace या happiness या I'm here. एंड ओके जेस्चर इज लाइक दिस। यहाँ पर ओबामा साहब हमारे ओके जेस्चर शो कर रहे हैं। अब ओके जेस्चर को 2 फॉर्म में शो किया जाता है। पहला फॉर्म टू टेल एवरीथिंग इज फाइन, दूसरा फॉर्म इज टू एम्फसाइज ऑन सम पॉइंट व्हेन इज टॉकिंग अबाउट समथिंग। और अगर वो उस पर एम्फसाइज ओके वाला साइन करते हैं तो सबकॉन्शियसली जो लिसनर्स हैं उनके दिमाग में ये बात जाएगी कि द थिंग ही इज टॉकिंग अबाउट, ही नोज अबाउट हिम, ही नोज अबाउट द स्टफ, तभी ये इतना कंफर्टेबली उसके बारे में बोल रहा है। गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जेस्चर आर्म्स एंड लेग्स का। अब आर्म्स और लेग्स जो है ये भी पार्ट है हमारी बॉडी का ही ऑब्वियसली, एंड इनके बीच में भी एक कोऑर्डिनेशन बैठता है हमारी जब भी हम कोई कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। अब जैसा मैंने आपको पहले बताया, जेस्चर्स जो हैं वो हमारे वर्बल के साथ ही होते हैं, अकेले जेस्चर एग्जिस्ट नहीं करते। तो वाइल टॉकिंग अगर एक बंदे का क्रॉस्ड आर्म्स करके बैठा है तो उसका मतलब होएगा कि वो प्रोटेक्टिव है अबाउट हिमसेल्फ। जैसा मैंने आपको पहले बताया, क्लोज्ड पोस्चर में, ये क्लोज पोस्चर का एक इंडिकेटर है। प्रोटेक्टिव है, क्लोज्ड है, ही इज नॉट ओपन टू पीपल। अगर आप देखें एक पर्सन इज स्टैंडिंग विद हिज हैंड्स ऑन हिज हिप्स, तो वो रेडी है फॉर समथिंग, वो कोई कन्फ्रंटेशन के लिए रेडी है, या वो अपने आप को इंचार्ज समझता है किसी सिचुएशन का, या वो अपनी एग्रेसिवनेस शो कर रहा है। थर्ड इज क्लैस्पिंग द हैंड्स बिहाइंड द बैक। आपने देखा होगा कई सारे बुजुर्ग लोग अपनी पीठ के पीछे हाथ बांध के चलते हैं। दिस इज दैट पॉइंट। दिस शोज आइदर बोर्डम और एंजाइटी और एंगर अबाउट समथिंग। मोस्टली बुजुर्ग लोग पीठ के पीछे हाथ बांध के इसीलिए चलते हैं क्योंकि दे आर डन विद देयर लाइफ, दे डोंट हैव एनी मच थिंग टू डू, तो वो बोर्ड होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर वॉकिंग लाइक दैट। एंड नेक्स्ट इज रैपिडली टैपिंग फिंगर्स और फिजिटिंग। फिजिटिंग का मतलब होता है अपना हाथ या पैर तेज तेज हिलाना। कुछ लोग को आदत होती है अपनी टांग हिलाने की, कुछ लोग अगर कहीं पे बैठे होंगे तो टेबल पे अपनी फिंगर्स टैप करना शुरू कर देंगे। दीज आर ऑल इंडिकेटर्स ऑफ बोर्डम, इम्पेशंस और फ्रस्ट्रेशन। एंड द क्रॉस लेग, ये सबसे फेमस है, सबसे ज्यादा लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। इफ यू आर सिटिंग क्रॉस लेग, इट शोज कि हाँ भाई द पर्सन नीड्स प्राइवेसी, या पर्सन जो है वो थोड़ा शट ऑफ करके बैठा है दुनिया से। लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स।
जैसे द क्रॉस्ड आर्म्स, द वे दिस वुमन इज स्टैंडिंग, यू कैन एक्चुअली सी या यू कैन एक्चुअली फील शी इज एंग्री अबाउट समथिंग, या she is about to confront, or she is angry about something. Hand on hips, this guy, अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखो तो यू कैन एक्चुअली सी, यू कैन फील द गाय स्टैंडिंग इन द फ्रंट इज इंचार्ज, जो पीछे लड़की खड़ी है शी इज नॉट इंचार्ज। अगर आप कोई टीवी शो देखते हो, उसका पोस्टर देखते हो, जो मेन हीरो होता है वो स्टार्ट बिल्कुल सेंटर में या सबसे आगे वही खड़ा होता है, और उसका मोस्टली पोस्चर या पोज यही होता है। दिस शोज डोमिनेंस, और दिस शोज रेडीनेस फॉर समथिंग, कि हाँ भाई आई एम जस्ट, टेल मी क्या करना है, आई एम रेडी टू डू दैट। नेक्स्ट इज क्लैस्पिंग द हैंड्स बिहाइंड द बैक, जस्ट एज आई टोल्ड यू, बुजुर्ग लोगों में मोस्टली ज्यादा होता है ये। दिस गाय स्टैंडिंग हियर लुकिंग आउटसाइड द विंडो, ही इज बोर्ड, कुछ करने को नहीं है, दैट्स व्हाई स्टैंडिंग लाइक दिस। नेक्स्ट इज क्रॉस लेग, एज यू कैन सी ये लड़की जो है ये क्रॉस लेग करके बैठी है, शी इज टॉकिंग ऑन द फोन। अब यहाँ पर ये सबकॉन्शियसली होता है, जानबूझ के नहीं कर रहे, बट द वुमन सिटिंग हियर शी इज टॉकिंग टू समबडी, तो शी नीड्स प्राइवेसी, दैट्स व्हाई शी इज सिटिंग लाइक दिस, सो दैट कोई इसके पास आके शुरू ना कर दे कन्वर्सेशन, बिकॉज शी इज ऑलरेडी इन्वॉल्व इन अ कन्वर्सेशन। एंड द लास्ट इज रैपिड टैपिंग, ये तो आप लोग को मालूम ही होगा, कहीं पे बैठे होते हो तो बस अपने आप उंगलियां हिलना शुरू हो जाती हैं। दिस शोज एंग्जाइटी या इम्पेशंस या फ्रस्ट्रेशन। अब मोस्टली इम्पेशंस शो करता है ये, लेकिन फ्रस्ट्रेशन भी शो करता है। एनीबडी हैज एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? ओके, लेट्स गो। नेक्स्ट इज आई मूवमेंट। अब आई मूवमेंट क्या होती है, हमारी नजरें कहाँ जा रही हैं, या हमारा जो आईलिड है वो कैसे मूव कर रहा है। ये वॉलेंट्री भी हो सकती है, इनवॉलेंट्री भी। वॉलेंट्री मतलब जानबूझ के हम अपनी इच्छा से, हम चाह के अपनी आंखों को कहीं पे भी घुमा सकते हैं, या अनजाने में भी ऐसा हो जाता है। फॉर जानबूझ के कैसे, जैसे अभी आप स्टडी कर रहे हैं, आप सबका आई मूवमेंट जो है आपकी स्क्रीन पे है, दैट इज अ वॉलेंट्री मूवमेंट। बट अभी आप बैठे हो और बैकग्राउंड में कोई जोर से बैंग, कुछ लाउड नॉइस होता है, तो आप सब मुड़ के वहां देखोगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपका ध्यान यहाँ पर है कि नहीं, या आप वहां सुनना चाहते हो कि नहीं, आपका ध्यान वहां जाएगा। दैट इज कॉल्ड इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट। इसके 3 बेसिक पार्ट होंगे, आई गेज, ब्लिंकिंग और प्यूपिल साइज। आई गेज क्या होता है, आप डायरेक्टली जब किसी की तरफ देख रहे होते हो, आप आई कांटेक्ट करना या किसी की तरफ देखना इज कॉल्ड आई गेज। आपकी नजरें कहाँ पर हैं? आजा। ओके, आई गेज होता है जब आप किसी की तरफ देखते हो। एंड आई गेज कैन बी कंफर्टिंग, एट द सेम टाइम इट कैन बी थ्रेटनिंग। कंफर्टिंग इस सेंस में, अगर आप किसी की तरफ देख रहे हो विद अ स्माइल, विद अ हैप्पी जेस्चर, हैप्पी फेशियल एक्सप्रेशन, तो वो उसको कंफर्ट मिलेगा उस एक्सप्रेशन में। एट द सेम टाइम अगर आप किसी को जरूरत से ज्यादा देर के लिए देखते हो, हम उसको बोलते हैं घूरना। तो घूरना एक थ्रेटनिंग फॉर्म हो जाती है गेजिंग की। लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स। जैसे फर्स्ट ग्रुप में आप देखोगे, ये 3-4 लोग जो बैठे हैं, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, सब हंस रहे हैं, आई कांटेक्ट सबका सबके साथ होएगा। एंड आई कांटेक्ट एक चीज शो करता है कि हाँ भाई, आई एम इंटरेस्टेड इन व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, मैं सुन रहा है तुम्हारी बात, आई एम लिसनिंग व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, एंड आई एम अटेंटिव टुवर्ड्स यू। तो ये एक पॉजिटिव सेंस में। एट द सेम टाइम अगर आप इस पिक्चर में देखते हो, तो दोनों लोग में आई कांटेक्ट तो है, एट द सेम टाइम जो बैकग्राउंड में कैमरामैन है उसका भी आई कांटेक्ट है, बट द टू गाइज लुकिंग डायरेक्टली एट ईच अदर, दे आर अबाउट टू डू समथिंग वायलेंट। आई गेस यहीं से समझ में आ जाता है कि कैसे पॉजिटिव और कैसे नेगेटिव सेंस में अप्लाई होती है। नेक्स्ट इज ब्लिंकिंग। अब ब्लिंकिंग आप सबको तो मालूम ही होगा, हम अपनी पलक झपकाते हैं, हम कैसे आंख बंद करते हैं, कैसे आंख खोलते हैं। ये एक सेंस, अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा रैपिडली अपनी पलक झपका रहा है, रैपिडली ब्लिंकिंग कर रहा है, तो या तो वो डिस्ट्रेस्ड है अबाउट समथिंग, या तो वो अनकंफर्टेबल है। डिस्ट्रेस्ड का मतलब जरूरी नहीं है कि ही इज लाइंग या ही इज बीइंग डिसऑनेस्ट, मे बी ही इज इन सम अर्जेंसी। लेट्स से एक पर्सन है, उसको वॉशरूम जाना है और आप उसको रोक के बात कर रहे हो, भाई बात सुन मेरी, तो ऑब्वियसली उसका जो ब्लिंकिंग रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। या अगर आप किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में होते हो, तो वहां पर भी आपका ब्लिंकिंग रेट हाई हो जाता है। अगर आप इन और किसी की अगर इनफ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग है, मतलब अगर आप नोटिस करो, ये बहुत मैन्यूट सी चीजें हैं, जब आप बैठते हो किसी को नोटिस करने के लिए, या जब आप कन्वर्सेशन कर रहे हो तो आप नोटिस करते हो ये चीजें, तो आपको ये दिखना शुरू हो जाएंगी। स्टार्टिंग में इट विल बी हार्ड, बट विद टाइम आप इन चीज़ों को देखना शुरू करोगे। अब आमतौर पे हमारा ब्लिंकिंग रेट होता है, हम 7 या 8 सेकंड में एक बार ब्लिंक करते हैं। अगर वो किसी का इनफ्रीक्वेंट है, मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद नहीं हो रहा है,
तो they must be trying to do something. It is intentional. So maybe they are uncomfortable, they are trying to hide something or something like that. एंड द लास्ट पार्ट इज प्यूपिल साइज. अब प्यूपिल क्या होता है, हमारी आई के अंदर वो जो ब्लैक सा डॉट होता है अपन उसको प्यूपिल बोलते हैं. प्यूपिल जो है इसका बेसिक पर्पस होता है हमारी आंख के अंदर लाइट रेस को एंटर करने देना. और ऑब्वियसली ब्राइट लाइट होगी तो प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा, और डार्कनेस होगी तो प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा, सो दैट मैक्सिमम मतलब कंट्रोल्ड अमाउंट में हमारे आंख के अंदर लाइट जाए और हमारी आंखों को नुकसान ना हो. बट इट कैन इंडिकेट सम जेस्चर्स, इट कैन इंडिकेट एक और पैटर्न ऑफ बॉडी लैंग्वेज, जहाँ पर आपको समझ आएगा कि द पर्सन हु इज टॉकिंग टू यू इज ही एक्चुअली इन्फैचुएटेड विद यू. क्या वो आपकी तरफ इंटीमेटेड है कि नहीं, क्या वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है कि नहीं. उसको हम बोलते हैं बेडरूम आइज. ये एक बहुत बेसिक सा फिनोमिना है. व्हेन एवर यू लुक एट समबडी यू एक्चुअली केयर फॉर या यू लाइक, तो आपकी जो प्यूपिल साइज है वो इंक्रीज हो जाता है. उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन होता है कि आप चाहते हो, आपका ब्रेन आपको ट्रिक करता है आपकी आई को कि ज्यादा से ज्यादा लाइट जाए सो दैट यू कैन सी एवरीथिंग अबाउट देम. लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स. जैसे दिस लेडी, इफ यू कैन सी, इसकी जो आई का साइज है, आई का साइज के अंदर जो प्यूपिल है, यू कैन एक्चुअली सी कि कैमरे की रिफ्लेक्शन उसमें हो रही है. दैट इज द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन साइज. एक और एग्जांपल अगर आप देखो, यहाँ पर द वुमन इज लुकिंग एट द गाय, गाय इज नॉट लुकिंग एट हर, गाय किसी और की तरफ देख रहा है, बट द वे द गर्ल इज लुकिंग एट हिम, यू कैन एक्चुअली फील कि हाँ भाई देयर इज समथिंग रोमांटिक गोइंग ऑन अराउंड हियर. जैसे ये एक्सप्रेशन है, इफ यू लुक एट हर, यहाँ पर आपको प्यूपिल का साइज एक्चुअली में बड़ा साइज दिखेगा. These are all indicators of affection, indicators of attraction towards someone. नेक्स्ट इज टच. अब टच क्या होता है, टच का बेसिक मतलब है किसी को फिजिकली किसी के कांटेक्ट में आना. ये एक ऐसा मींस ऑफ कम्युनिकेशन है जो कॉन्टेक्स्ट पे बेस्ड है. अगर एक आदमी, लेट्स से मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ और एक बंदा मेरे से हैंडशेक कर रहा है, दैट इज अ टच. एट द सेम टाइम मैं अपने दोस्तों से मिल रहा हूँ, वो भी मेरे से हैंडशेक कर रहे हैं, वो भी टच है, पर दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस होगा. यू कैन एक्चुअली फील दैट डिफरेंस. अगर आप अपने टीचर के सामने खड़े हो तो टीचर आपकी पीठ थपथपाता है, दैट इज अ टच. एट द सेम टाइम आपका दोस्त आके आपकी पीठ थपथपाता है, दैट इज ऑल्सो द सेम जेस्चर, बट उनका मीनिंग डिफरेंट होता है. दैट इज हाउ टच इज बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट. So yeah, before we go any further, is there anyone who has any questions? Because काफी लंबे टाइम से there is just one person speaking. So I would like, if anyone has any questions, please let him know so that he can answer and he can understand that we are all engaged in this session with him. We are understanding, or we are at least getting what he is trying to say. तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, प्लीज प्लीज गो ऑन. इसमें रुकने की बात नहीं है. आप बीच में हमारे इनकी बात काट कर भी बोल सकते हो. ये आए ही आंसर करने के लिए हैं आज. तो इज देयर एनीवन हु हैज एनी क्वेश्चंस? Okay, I don't think anybody is having any doubts. Let's continue. तो जैसा कि मैं बोल रहा था, टच का लेना देना है कॉन्टेक्स्ट के साथ, किस सिचुएशन में टच हो रहा है. लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स. टच जो है एक वर्सटाइल टूल है, वी अडॉप्ट इट इन मैनी वेज इंटरेक्शन में, हमारी डे टू डे लाइफ में. अब कंफर्ट की फॉर्म में हम टच को यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर सैड और आपकी मॉम आके आपको हक करती है, आपके सिर पे हाथ फेरती है, आपका दोस्त आके आपके कंधे पे हाथ रखता है, इट इज कंफर्टिंग फॉर अस. टू मेक अ मूव. टू मेक अ मूव का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, व्हेन यू आर ट्राइंग टू डू सम एक्शन, उससे पहले भी यू हैव टू टच समबडी. और यहाँ पर टच का मतलब ये नहीं यू आर टचिंग एन अदर इंडिविजुअल, आप खुद को भी टच करते हो. फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी आपके साथ, आई गेस, आई होप एक्सपीरियंस हुआ हो ये, कि अगर आप कभी किसी लेक्चर में बैठे होते हो या कभी कोई क्लासरूम अटेंड कर रहे होते हो एंड आपको टीचर से क्वेश्चन पूछना होता है, तो बिफोर दैट आप अपने दोनों हाथों को आपस में टच करते हो, आपकी फिंगर्स आपस में इंटरलेस होती हैं, एंड देन यू रेज योर हैंड, देन यू आस्क अ क्वेश्चन. तो before you make a move, you touch yourself, yeah, you touch something. And okay, let's go to the next point. To create a bond. अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसा मैंने हैंडशेक का एग्जांपल दिया था, बॉन्ड मींस ट्रस्ट, एक अंडरस्टैंडिंग, एक म्यूचुअल लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होता है व्हेन यू टच समबडी. आप पहली बार किसी नई सिचुएशन में जाते हो, आप लोगों से वहां से सिर्फ बाय फेस मिलते हो. आफ्टर सम टाइम आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ जाती है, आप जाते ही हाथ मिलाते हो, गले मिलते हो. तो टू क्रिएट अ बॉन्ड, टच इज एन ऑल्सो इम्पोर्टेंट टूल.
नेक्स्ट इज टू गेट अटेंशन और टू ग्रीट और डिपार्ट, किसी को मिलते टाइम, किसी से जाते टाइम, किसी को जब आप बाय बोलते हो, आप किसी को कहीं किसी घर से जा रहे हो, आप हाथ मिला के गले मिल के जाते हो, या टू गेट अटेंशन, आपके आगे कोई खड़ा है, आपने किसी को बुलाना है, आप उसके कंधे पे हाथ रखते हो, उसके बाजू पे हाथ रखते हो। ये जो पिछला पॉइंट था टू क्रिएट अ बॉन्ड, इसका यूजेज बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने नोटिस करा होगा कई सारी मूवीज में जो मेन लीड होता है वो जो बाकी के लोग होते हैं उनका ट्रस्ट गेन करने के लिए उनसे बात करते टाइम उनको मिरर करता है, जैसा वो फिजिकल जेस्चर शो करते हैं वैसा वो भी करता है। एट द सेम टाइम वो उनको शोल्डर से लेके उनके एल्बो के बीच का जो पार्ट है वो उसको भी बीच में बात करते करते टच करता है। ये जो टच होता है स्टार्टिंग में, अगर द रेसिपिएंट ऑफ दिस टच इज अनकंफर्टेबल तो यू शुड बैक ऑफ। अगर वो नहीं है तो दिस कैन शो कि द अदर पर्सन इज एक्चुअली इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू, गेटिंग क्लोज टू यू। तो यू कैन यूज दिस इन डे टू डे लाइफ। नेक्स्ट इज टू डायरेक्ट एंड गाइड। यहाँ पे मतलब हो गया, अगर आपको कोई बंदा पूछता है भाई कहाँ जाना है, तो आप उसको बताते हो उस डायरेक्शन में बाय टचिंग हिम, बाय उसके शोल्डर पे हाथ रख के यू कैन डायरेक्ट हिम कि कहाँ जाने का। नेक्स्ट इज टू आस्क फॉर एन एडवाइस। इसका क्या मतलब हो गया, व्हेन यू आर आस्किंग फॉर एन एडवाइस, आप किसी से कोई सलाह चाहते हो, कोई किसी रिगार्डिंग टू समथिंग कोई सजेशन चाहते हो, तो यू टच देम। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने बड़े भाई को कुछ बोलता हूँ कि भाई मेरी हेल्प कर रिगार्डिंग टू समथिंग, तो आई विल होल्ड हिज हैंड, आई विल होल्ड हिज शोल्डर, आई विल होल्ड हिज आर्म टू टेल मी कि क्या करूँ मैं। नेक्स्ट इज टू टीज प्लेफुली। अब ये तो आई गेस सबको ही पता होगा, सबके घर पे छोटे भाई बहन तो होंगे ही, तो सब कभी उसको कोई हाथ मार रहा है, कोई धक्का दे रहा है, कोई गुदगुदी कर रहा है, तो दीज आर द टू टीज समवन प्लेफुली, दैट इज वेयर वी यूज टच। टू शो ओनरशिप। अब ओनरशिप के रिगार्डिंग टच कैसे आता है यहाँ पर, ये वही आ जाएगा अल्फा मेल। आई होप आप सबने सुना हो, अल्फा मेल जो होते हैं दे यूजुअली शो देयर डोमिनेंस बाय टचिंग पीपल। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने दोस्तों के ग्रुप में जा रहा हूँ और वहां पर कोई चीज पड़ी है तो मैं उसके ऊपर अपना हाथ रख सकता हूँ, अगर वो चीज मेरी है तो। मैं किसी बार में जाता हूँ, वहां पर ड्रिंक्स पड़ी हैं, तो जो मेरी ड्रिंक होगी मैं सिर्फ उसी को अपना हाथ लगाऊंगा, मैं किसी और की ड्रिंक को हाथ नहीं लगाता। मैं किसी रूम में बैठा हूँ, मैं सिर्फ अपने बैग को हाथ लगाता हूँ, किसी और के बैग को नहीं, टू शो दैट दिस इज व्हाट आई ओन, दिस इज माई। एंड अगेन टच की जो हमें कुछ चीजें हैं कंसीडर करनी चाहिए बिफोर टचिंग। लाइक ठीक है, हम डे टू डे लाइफ में टच करते हैं, बट वी हैव टू कंसीडर द अदर पर्सन जेंडर बिफोर टचिंग देम। फॉर एग्जांपल एक इंडिया की सोसाइटी जो है, यहाँ पर टचिंग द पर्सन ऑफ अदर जेंडर इज काइंड ऑफ टैबू काइंड ऑफ सिचुएशन। तो यहाँ पर यू हैव टू कंसीडर, आर यू यू नो कोई सोशल नॉर्म या सोशल वैल्यू को तो नहीं आप डिसार्म कर रहे हो बिफोर टचिंग। नेक्स्ट इज कल्चर। अगेन कल्चर के अकॉर्डिंग भी, जैसे हमारे यहाँ पर आम कल्चर होता है, मुस्लिम फैमिली में तो ये बहुत आम कल्चर होता है कि आप अपने बड़े बुजुर्गों को अपने सिर पे हाथ फेरने को बोलते हो। एट द सेम टाइम अगर आप वेस्टर्न कल्चर में चले जाओ तो वहां पर किसी अडल्ट के सिर को हाथ लगाना इज लाइक कि यार ये तू क्या कर रहा है, दिस इज सो रॉन्ग। नेक्स्ट इज स्टेटस एंड अथॉरिटी। बिफोर टचिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड क्या तुम्हारा वो स्टेटस है कि तुम अगले पर्सन को टच कर सको। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपना, या आप लोग अपने स्कूल का या अपने इंस्टीट्यूट का जो हेड है, आप उसके कंधे पे जाके हाथ नहीं मारोगे, उसको नहीं बोलोगे और भाई क्या चल रहा है, बिकॉज ही होल्ड अथॉरिटी ओवर यू। वैसे ही आप अपने फादर को जाके नहीं उसके सिर पे हाथ फेरोगे कि और भाई क्या हाल चाल। ठीक है, उनका एक स्टेटस है, उनकी अथॉरिटी है। एट द सेम टाइम अपने जूनियर के साथ कर सकते हो। नेक्स्ट इज लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगर आपकी बंदे के साथ अंडरस्टैंडिंग है, ओनली देन यू कैन टच अ पर्सन, अदरवाइज टचिंग अ पर्सन इज अ वेरी बिग इशू इन मॉडर्न इंडिया या मॉडर्न वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी अपने दोस्तों के साथ बनती है, आप उनसे हाथ मिलाओगे, गले मिलोगे, आप ऐसे ही नहीं राह चलते किसी को गले मिल सकते या हाथ मिला सकते। या लेट्स से आप वॉक कर रहे हो, आपके आगे आपका दोस्त चल रहा है, आप उसको धक्का भी दोगे तो इट इज फाइन। आप किसी अननोन को धक्का दोगे तो वो आगे से उल्टा आपको कुछ बोलेगा उल्टा। Okay. So I want to add one more thing. Since there is this pandemic situation all over, so before touching anybody, think about it. Think a lot, and then either you shake hand or you hug someone. Okay. That was a nice input. Going forward, आप if you can if you see this picture, यहाँ पर आपको दिखेगा, अगर आप ये जो राइट साइड पे हमने रेड कलर के लगा रखे हैं इन सबको इग्नोर करो तो यू इफ यू सी आपको लगेगा these two people are very close।
इतने क्लोज खड़े हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बट इफ यू नोटिस क्लोजली तो स्माइल इज फेक, जिसके बारे में आपको आई गेस सर ने पहले भी बताया था। दे आर स्टैंडिंग क्लोज, बट उनका जो पोस्चर है वो 45 डिग्री के एंगल से थोड़ा ज्यादा है, मतलब वो 45 डिग्री के एंगल पे खड़े हैं, फेस टू फेस नहीं है। उनका फुट जो है वो भी डिफरेंट एंगल पे होगा, दे आर नॉट टचिंग ईच अदर। उसमें जो मेल है उसने अपने हैंड्स अपनी पॉकेट में डाल रखे हैं। दिस क्लियरली शोज कि देयर इज नो इंटीमेसी बिटवीन देम, देयर इज नो cordial relationship between them. At the same time, आप दूसरे फोटो पे देखो, the two girls are sitting very close, the guy is leaning over to talk to the girl, at the same time उसका हाथ दूसरी गर्ल के पीछे है। तो दिस शोज कि हाँ भाई इन सबके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है, एक म्यूचुअल ट्रस्ट है, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, जिसकी वजह से दे आर so intimate with each other, they are cordial with each other. Okay, I hope you guys get this. नेक्स्ट इज यूज ऑफ स्पेस, बट बिफोर दैट आई वांट टू आस्क, किसी को कोई डाउट है अभी तक, किसी को कुछ पूछना तो यू कैन आस्क मी। ओके, लेट्स कंटिन्यू। यूज ऑफ स्पेस, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पर्सनल स्पेस की। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेस बार, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मेरे पास जमीन इतनी है, वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सनल स्पेस अ पर्सन हैज। फर्स्ट टाइम दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय एडवर्ड टी हॉल, ही इज अ साइकोलॉजिस्ट। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था प्रॉक्सिमिस का। प्रॉक्सिमिस, okay, I'll answer that before, I will answer that after this point. Proximus का कॉन्सेप्ट दिया था एडवर्ड टी हॉल ने। प्रॉक्सिमस जो वर्ड है, इसका बेसिक मीनिंग होता है, प्रॉक्सिमिटी से ये वर्ड निकला, जिसका मीनिंग होता है हाउ मच समबडी इज क्लोज टू यू, फिजिकल क्लोजनेस, जो एक्चुअल डिस्टेंस है उसकी क्लोजनेस, द डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल एज दे इंटरेक्ट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमस, एडवर्ड टी हॉल के अकॉर्डिंग। ओके, व्हाट वाज द क्वेश्चन सर? I think there was someone in the chat who has a question. Yes, Faisal has a question. Bedroom eyes. Okay, Faisal, bedroom eyes refers to the idea, whenever you look at somebody, आप किसी की तरफ देखते हो और you feel affection towards the person, आपको उसके साथ किसी इमोशनल कनेक्शन लगता है, एक रोमांटिक या अफेक्शनल कनेक्शन लगता है, तो आपका प्यूपल का साइज डायलेट कर जाता है। दैट काइंड ऑफ लुक इज कॉल्ड बेडरूम आईज। इसमें एज पर माय अंडरस्टैंडिंग अगर मैं इसको ऐड करूंगा इस चीज में, तो आई से कि बेडरूम आईज को आप लस्टफुल आईज या लस्टफुल निगाहें, या जिसको हम कहते हैं ना लालच भरी निगाहें, या फिर हवस भरी निगाहें, या फिर लस्टी लुक्स, इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट अफेक्शन टू चिल्ड्रन इज मेरा एरिया नहीं है। No, यही बताएंगे। affection towards children or affection towards even your dog. Some guys love food a lot. They look at food and their pupils dilate. That is also a bedroom eye. It has nothing to do with being romantically involved. It has just to do with when you feel connected, when you feel affectionate towards something, आपका pupil dilate करेगा। तो मतलब इसका आपके कहने का मतलब है कि अगर मैं किसी चीज की तरफ अट्रैक्ट होता हूँ, या फिर मैं किसी चीज को एक बहुत ही अट्रैक्टिव या बहुत ही एम्बिशियस भरी नजर से देखता हूँ कि ये मेरे साथ हो जाए, ये मुझे मिल जाए, या ये मैं खा लूं, या इसके साथ मैं खेल लूं, या ये मुझे बहुत प्यारा है। सो इज दिस बेडरूम आइज? या दैट इज ऑल्सो बेडरूम आइज इन दिस सेंस कि बेडरूम आइज का बेसिक आइडियोलॉजी इज, आप जिस चीज की तरफ अफेक्शनेट हो गए आपका प्यूपिल डायलेट करेगा। अब बेडरूम आइज इसको बोला इसलिए जाता है क्योंकि मोस्टली ये रोमांटिक सेंस में नोटिस हुआ। फर्स्ट टाइम जब नोटिस करा साइकोलॉजिस्ट ने, पॉल एकमैन ने अगेन स्टडी करा इसके बारे में सबसे ज्यादा, जब उन्होंने ये नोटिस करा तो ही स्टेटेड कि ये मोस्टली शो करता है व्हेन यू वांट टू गेट इंटीमेट विद सम विद अ पर्सन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं इट इज जस्ट constricted towards that only, it is about everything else. For उसने उनने कैसे किया? I mean, he spent was he inside the bedrooms of other people in order no to no 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 learn no this, or actually, there was an experiment going yeah, on? he spent 14 years of his life living with different tribes. He spent 14 years studying micro expressions, and वो अपनी फैमिली छोड़ के देश भर के दुनिया भर के डिफरेंट ट्राइब्स में रहा फॉर 2 3 4 years। अब कई सारे ट्राइब्स होते हैं जहाँ पर ग्रुप मैरिजेस का कॉन्सेप्ट है, ओपन मैरिजेस हैं, तो वहां पर ही नोटिस्ड ऑल दोस थिंग्स। So ये किस कंट्री से थे? पॉल एकमैन वाज फ्रॉम अमेरिका। शुरू से ही ऐसे थे। Yes, you can say that. He's still alive. He's still alive. He has Alive a है? yeah. He has a great book called The Guide to Human Emotion. And if you want to refer to that, you can see it. It is available on Amazon, I guess. And उन्होंने दलाई लामा के साथ interviews करे हैं. He has created another guide for emotions. The Guide to Human Emotion, one of the best books on emotions. If you consider my words. Okay. I hope Faisal you get that bedroom eye wala part. Okay.
it's a nice question. Yeah, it was a nice It was a question. nice question. So is there anyone who has any more questions? Yeah, another question I guess is from Rakshanda. She says, "Why is it hard to read micro expressions?" Okay, I um, can answer this one. yeah, See, sure. micro expression stays on the face for fractions of second, not even 1 second. Or if they go long, they can stay for only 1 second. अब माइक्रो और मैक्रो एक्सप्रेशन में ना एक फर्क बहुत बहुत बड़ा फर्क है उनकी टाइमिंग का। अब मेरे को क्या होता है कि एक मेरा फ्रेंड मुझे मिल गया जिसको मैं लाइक करता हूँ, जिसकी मेरे साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, सिर्फ वो सलाम दुआ ही करेगा मेरे साथ तो मेरे चेहरे पे एक स्माइल रहेगी, और वो चाहे वहां से चला जाए उसके जाने के थोड़ी देर के बाद तक मेरे चेहरे पे स्माइल बनी रहेगी। दैट्स ए मैक्रो एक्सप्रेशन। लेकिन जैसे मैं ऑफिस जाता हूँ और कई सारे लोग उसमें ऐसे हैं जो मुझे पसंद नहीं करते या जिनको मैं पसंद नहीं करता, या फिर ये सबके साथ होता है कि मतलब आप अपने वर्क स्पेस में जाते हो, अपने मैनेजर को देखते हो और दिल में सोचते हो कि यार ये आ गया फिर से, अब इतना बड़ा काम देगा मेरे को, सारा दिन बर्बाद जाएगा, आते ही मैंने इसका चेहरा क्यों देखा, ब्रेक के बाद देख लेता मेरा जाता। सो लेकिन आप ये अपने दिमाग में सोचते हो, आप उसके मुंह पर ये चीजें नहीं बोलते, वो नौकरी से निकाल देगा आपको, लेकिन उसको देखकर आपके चेहरे पे ना सिर्फ एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए स्माइल होती है कि बस एक बार वो मेरे चेहरे पे स्माइल देख ले, फिर तो मैं अपना मुंह फेर के 10 गंदी गालियां निकालूंगा उसको दिल में, और मेरा चेहरे का एक्सप्रेशन ऑलरेडी चेंज हो जाएगा एज सुन एज ही लुक्स अवे। या फिर एक और एग्जांपल है कि आप जैसे वाइवा देने के लिए गए हो, ये मेरे साथ हुआ था। आई वाज इन क्लास आई थिंक 9th और 10th। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वहां पर वाइवा कल्चर बहुत कॉमन था, तो मेरे को आता नहीं था केमिस्ट्री का कुछ भी। सो देन द टीचर एट द अदर साइड, वो जैसे ही मुझे देखता था आई यूज्ड टू डू अ स्माइल, वेरी शॉर्ट एंड स्मॉल स्माइल, और वो जैसे कहीं और देखता था वो मुड़ जाता था और मैं मेरा चेहरा वापस से वही टेंशन वाला हो जाता था। अब मैं कर क्या रहा था, मैं टीचर को ये दिखाना चाह रहा था कि आई एम वेरी रिलैक्स्ड, मुझे आता है। Yeah, it showed him that you were confident. I was trying to show him that I am confident, but deep inside myself, I was knowing that I am not confident, and I was trying to fake an emotion. So जब मैंने कोई इमोशन को फेक करने की कोशिश की, उस टाइम मेरे चेहरे पे एक माइक्रो एक्सप्रेशन आया जिसकी ड्यूरेशन ज्यादा लंबी नहीं होती। So I guess I am able to explain, but if I have missed Yeah, something, no, please you go have on. completely answered the question. Micro expression, they last for fractions of second. That is why people must train themselves to notice them. Subconsciously हम सब रजिस्टर करते हैं माइक्रो एक्सप्रेशन को। आपने नोटिस करा होगा किसी बंदे को फर्स्ट टाइम देख के या बोलते हो यार मुझे इससे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही है, मुझे गट फीलिंग्स आ रही है, दिस पर्सन इज नॉट नाइस। वो इस वजह से जब पर्सन आपको देखता है उसने कुछ माइक्रो एक्सप्रेशन शो कर दिए होते हैं ऑलरेडी, मे बी डिस्गस्ट, मे बी एंगर, मे बी समथिंग, और आपके ब्रेन ने उसको रजिस्टर कर लिया, बट कॉन्शियसली उसको रजिस्टर करना इज अ वर्क फॉर ट्रेन्ड आईज। दैट इज व्हाई इट इज हार्ड टू नोटिस माइक्रो एक्सप्रेशंस। आई होप दैट आंसर्ड योर क्वेश्चन रक्षंदा, आई गेस। वैसे ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। आई एम वेरी लर्न दिस टाइम, मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इस क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस की वजह से। सो इज देयर एनीवन हु हैज एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, थैंक यू। किसी और को पूछना है कुछ? You can turn on your mic as well if you want to ask question. I mean, instead of going on chat, क्योंकि chat हम अक्सर मिस कर जाते हैं, so you can ask. But still there is another section in this podcast today. हमारे पास एक section है जिसमें आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो बहुत इजीली, या हम लोग ही क्वेश्चन पूछना शुरू कर देंगे। Okay. I think we should continue with the use of space. As I've told you, Edward T. Hall, he's an American psychologist. He gave this concept of proximus. जब भी दो लोग इंटरैक्ट करते हैं उनके बीच में जो फिजिकल डिस्टेंस, जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है, उसके बारे में बात करते हैं इसमें। ये ही हैज डिवाइडेड दैट डिस्टेंस इनटू 4 डिफरेंट पार्ट्स: इंटीमेट डिस्टेंस, पर्सनल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस एंड पब्लिक डिस्टेंस। अब आपने सोशल डिस्टेंसिंग, पैंडेमिक चल रहा है, आप लोगों ने तो सुना होगा इसके बारे में। जो इंटीमेट डिस्टेंस है, अगर यहाँ से स्टार्ट करें, इसकी जो लेंथ होती है वो 6 से 8 इंचेस के बीच में होती है, और ये इंडिकेटर होता है ऑफ अ क्लोज रिलेशनशिप का। काफी ज्यादा इंटीमेट हो आप, काफी ज्यादा क्लोज हो, जिसके आप उसके साथ ही इतना क्लोज
उसको इतना क्लोज आने दोगे? ये ह्यूमन साइकी है हमारी कि हम अपने लिए अपनी बॉडी को लेके बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, और इफ समबडी इज कमिंग वेरी क्लोज टू अस, वो हमें काफी ऑकवर्ड फील करवाता है। इसीलिए जो इंटीमेट डिस्टेंस है वो उन्हीं के साथ होता है जिनके ऊपर यू हैव एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ ट्रस्ट। फॉर एग्जाम्पल योर पेरेंट्स, आप सोए हो, आपके पेरेंट्स आपके चेहरे के पास आके आपके माथे पे किस भी करेंगे, यू वोंट माइंड। लेकिन अगर आप लेटे हो और एक अननोन आदमी आपके माथे पे किस करता है तो यू विल फ्रीक आउट। नेक्स्ट इज पर्सनल डिस्टेंस। दिस इज अबाउट 1.5 to 4 फीट का डिस्टेंस होता है। ये उन लोगों में होता है हु आर क्लोज बट नॉट इंटीमेट टुगेदर, मतलब क्लोज हैं बट ज्यादा इंटीमेट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक फ्रेंड्स का ग्रुप है, दे आर ऑल, जैसे 3-4 लड़के ग्रुप में बैठे हैं, वो होंगे एक दूसरे के पास ही, बट दे आर नॉट एज क्लोज एज इंटीमेट डिस्टेंस। नेक्स्ट इज सोशल डिस्टेंस। 4 से 12 फीट के बीच में होता है, और ये आमतौर पे डेली लाइफ में यूज करते हैं हम अपनी एक्विटेंसेस पे। जब भी किसी से मिलते हैं, जब भी कहीं पे खड़े होते हैं, हम बात करते हैं किसी से, तो हम इतना दूर खड़े होकर ही पास बात करते हैं। अनलेस वी आर, इफ यू आर स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू अ पर्सन जो आपके साथ इतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वाला नहीं है, तो इट विल मेक यू फील ऑकवर्ड, एट द सेम टाइम वो उसको भी ऑकवर्ड फील कराएगा। एंड द लास्ट इज पब्लिक डिस्टेंस। ये 12 से 25 फीट के बीच में होता है। जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग करते हो, आपने नोटिस करा होगा कोई बंदा किसी पेडिस्टल पे खड़े होकर कोई स्पीच दे रहा है, तो जो सबसे पहली रो ऑफ पीपल होगी वो बिल्कुल उसके मुंह के आगे नहीं होती, वो थोड़ा पीछे होती है, एटलीस्ट 6-12 फीट दूर होती है। इट इज यूज्ड इन दैट सेंस। लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स। जैसे ये एक डायग्राम बना रखी है। इंटीमेट जोन इज एक, ये जो फीमेल खड़ी है, जो इंटीमेट जोन है, ये वो जोन है एक इंडिविजुअल का जिसके अंदर सिर्फ वो लोग आएंगे जिसके साथ ये बहुत ज्यादा इंटीमेट है। इसके पेरेंट्स, इसके हस्बैंड, चिल्ड्रन, वट एवर द पीपल में बी, जिसके साथ ये बहुत ज्यादा इंटीमेट हो सकती है, सिर्फ वही इस सर्कल में एंटर कर सकते हैं। और कोई करेगा तो इट विल बी अलार्मिंग, इसका ब्रेन के दिमाग में इसके अलार्म बज जाएंगे कि भैया देयर इज समथिंग रॉन्ग। फिर इसके आगे आता है फ्रेंड जोन। फ्रेंड जोन के अंदर सिर्फ वो लोग आएंगे जो फ्रेंड्स हैं, मतलब they are much more valuable than others but not as much as your family। फैमिली से कम इंटीमेट बट बाकियों से ज्यादा, वो आ जाएंगे फ्रेंड जोन में। नेक्स्ट इज सोशल जोन। इसके अंदर वो सब लोग आएंगे जिनको आप जानते हो बाय फेस। जैसे सर ने बोला अभी कि आपका बॉस, आप अपने बॉस को फ्रेंड जोन में एंटर नहीं होने देते। हाँ, अनलेस आप यू आर सिटिंग ऑन योर डेस्क एंड बॉस पास आके आपको काम बता रहा है, दैट इज अ नीड फॉर, दैट इज अ नीड ऑफ सिचुएशन। अदर देन दैट, अगर आप पार्टी में जाते हो अब, तो बॉस आपका आपके फ्रेंड जोन में खड़े होकर नहीं बात करेगा, वो आपसे सोशल जोन में खड़े होकर बात करेगा। एंड द लास्ट इज ऑडियंस जोन। ये वो जोन है जहां पर वो लोग जिनका आपसे कोई कनेक्शन नहीं है वो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी मेट्रो में बैठे हो, आप जिस बेंच पे, अगर एक मेट्रो बिल्कुल खाली है और आप जाते हो उसमें और एक बंदा बैठा होता है, आई एम डैम श्योर कोई भी जाके उसके बगल में नहीं बैठेगा, उससे जितना दूर हो सके उतना दूर बैठते हैं। एंड इट हैज नथिंग टू डू विद कि भाई मेट्रो में खाली सीट मिली। इट हैज एवरीथिंग टू डू विद आपका सबकॉन्शियस, कि वो आपको सेफ रखने के लिए जितना दूर हो सके उतना दूर बैठता है अननोन चीजों से। आई कैन जस्टिफाई दैट। सी, मैं जब दिल्ली में था, अभी तो मैं घर आ गया हूँ, so every now and then I have to use metro to go to my office and जब मेरा अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, लेट्स से मैं 5:30 बजे सुबह जब मेट्रो लेता था, तो उस वक्त क्या था, जिस एरिया में मैं रहता था वहाँ पर मेट्रो का बे था और वहाँ से मेट्रो स्टार्ट होता था, तो मेट्रो अक्सर खाली होती थी वहाँ से। तो अब होता क्या था वहाँ पर, कई बार मेरे साथ हुआ है कि वहाँ पर मेट्रो में सिर्फ उस कार में सिर्फ एक ही आदमी बैठा है, मेट्रो की उस बोगी में सिर्फ एक ही आदमी बैठा है, लेकिन मैं उससे बहुत दूर वाली सीट पकड़ता था। तो नो आई अंडरस्टैंड कि सबकॉन्शियसली मेरा माइंड मुझे बोलता था कि इसके पास नहीं बैठ। हाँ, लेकिन जब वहां पर बहुत सारे लोग ऑलरेडी हो, सीट ही एक एक हो जिसके आगे पीछे लोग बैठे, तो आपको तो लेनी पड़ती है। Yeah, that is called quasi group in sociology or psychology, if you have to be focused about that. But पॉइंट सिंपल सा है, हमारा सबकॉन्शियस चाहता है हमें सेफ रखना। हमारे सबसे करीब सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जिनको हमारा माइंड सजेस्ट करता है ओके दीज पीपल आर गुड, दीज पीपल आई कैन ट्रस्ट। सिर्फ वही हमारे क्लोज आएंगे और कोई हमारे क्लोज नहीं आ सकता है। और आई गेस ऑडियंस जोन, जो लोग भी थिएटर में या लाइव स्टेज थिएटर होता है एक, ये सिनेमा हॉल वाला तो नहीं कह रहा मैं, बट स्टेज थिएटर्स मैंने बहुत सारे अटेंड किए हैं। सब एशियन कॉन्टिनेंट में तो कल्चर रहा है स्टेज ड्रामा, स्टेज थिएटर्स का। उसमें अगर आप देखेंगे तो जो स्टेज पर परफॉर्मर्स होते हैं, वहां से एटलीस्ट 6 या 7 मीटर की दूरी पर ऑडियंस की फर्स्ट रो होती है। अब हम सबको ये गलत फहमी होती है कि यार ये पास होनी चाहिए,
बट पास होनी चाहिए तो सबसे फर्स्ट रो वाला बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगा. एंड सेकंड थिंग इज क्योंकि वो 7 मीटर की दूरी पे है तो आई गेस ऑडियंस जोन वहीं से स्टार्ट होता है. या एट द सेम टाइम जैसे सर ने बोला कि जो ऑडियंस है वो अनकंफर्टेबल हो जाएगी, एट द सेम टाइम वो जो परफॉर्मर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट पड़ेगा. अगर कोई बंदा इतना करीब होगा उनके, उनको एक परफॉर्मेंस गिल्ट हो जाएगा कि हाँ भाई दिस पर्सन इज नोटिसिंग मी, तो उससे परफॉर्मेंस इशू आएंगे. ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट. So, is there any questions from anyone? This topic interesting है ये. No, I don't think so. There is any ओके, question. लेट्स मूव फॉरवर्ड. Mistakenly किसी ने mic on कर लिया था. ओके, Let's go. नेक्स्ट इज, अब मैं एक एक करके आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा. पहला है हमारे पास इंटीमेट डिस्टेंस. यू कैन सी दिस इज अ कपल ऑब्वियसली सिटिंग ऑन अ बीच, एक दूसरे के कितना करीब बैठे हैं. इफ अ पर्सन इज नॉट दैट काइंड ऑफ इन अ रिलेशनशिप विद समबडी, तो वो इतना क्लोज नहीं बैठ सकता किसी के. दिस क्लियरली शोज कि हाँ भाई एक इंटीमेट रिलेशनशिप. अगर आप, और इसमें सिर्फ आप ये नहीं नोटिस करो कि डिस्टेंस कितना है, जो अभी तक हमने पीछे पढ़ा वो भी, इनके जेस्चर देखो, दे आर कडल्ड टुगेदर. इनके हाथ एक दूसरे को इन्होंने पकड़ के रखा है, ऑलमोस्ट कडल्ड है. दिस शोज कि हाँ भाई देयर इज अ लेवल ऑफ इंटीमेसी बिटवीन दीज टू पीपल. इनके अगर आप गेज नोटिस करो तो द गर्ल इज लुकिंग एट द गाय इज लुकिंग एट हर हैंड्स. ओके, ओके. Next is personal distance. If you see these are two friends sitting together, sunset enjoy कर रहे हैं लेक के किनारे बैठकर, and they are not actually that close. You can actually see कि वो थोड़ा दूर बैठे हैं. दोस्त हैं, इंटीमेसी है दोनों के बीच में, कॉर्डियलिटी है, एक अफेक्शन है, बट नॉट दैट मच कि वो एक दूसरे के साथ इतना क्लोज बैठे हैं. दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन. दीज टू पीपल आर फ्रेंड्स एंड एक दूसरे से खड़े होकर बात कर रहे हैं, बट द बबल्स यू कैन सी, टू डिफरेंट बबल्स देयर आर, ये दोनों शो करते हैं कि हाँ भाई देर इज समथिंग कॉल समथिंग नॉट एज मच इंटीमेट एज इट शुड बी इन अ कपल. दैट्स व्हाई दे आर स्टैंडिंग अ लिटिल बिट अवे फ्रॉम ईच अदर. नेक्स्ट इज सोशल डिस्टेंस. यू कैन सी द पर्सन इज गिविंग अ स्पीच एंड आगे लोग खड़े हैं या बैठे हैं, उससे दूर बैठे हैं, दे आर नॉट एज क्लोज. बस दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ पीपल आर डूइंग स्पीचेस एंड debates in this pandemic time. If you can see this, there are two women talking to each other. अब you can see the women जो हमारी तरफ फेस कर रही है, उसका जेस्चर देखो, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो. इसके जो हाथ हैं दे आर ओपन्ड, दूसरी के क्लोज्ड. तो ऑब्वियसली द जिसकी बैक हमारी तरफ है ये शो करता है कि शी इज एजिटेटेड अबाउट समथिंग, शी माइट बी एंग्री या डिस्ट्रेस्ड. और जो दूसरी है वो हाथ खोल के बात कर रही है. अब उससे हम कंक्लूड कुछ नहीं कर सकते, बट अगर आप उसका फेशियल एक्सप्रेशन देखो, वो शो कर रहा है दैट शी इज रैंटिंग अबाउट समथिंग, वो कुछ इसको बोल रही है या चिल्ला रही है या समथिंग लाइक दैट. दैट इज वाई ये जो पहली ब्लू ड्रेस में विमेन है वो इतनी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रही है. तो जितना दूर ये खड़े हैं, अब इस एंगल से लग रहा है पास है, बट एक्चुअली दे आर स्टैंडिंग एटलीस्ट 4 or 5 feet अवे. Next is public distance. You can see the first image here. This image is very interesting. अगर आप notice करो, जो 3 लड़कियां starting में हैं, these three are very close to each other और एक दूसरे के साथ चल रही हैं, तो इनमें obviously एक sense of belonging है. अगर आप इन दो लेडीज में नोटिस करो तो इनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है, तो ये इंटीमेट रिलेशनशिप या इंटीमेट डिस्टेंस से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, मतलब ये फ्रेंड्स हैं बट नॉट दैट क्लोज. लेकिन अगर आप इनको जो बैक में मेल्स चल रहे हैं उनको नोटिस करो तो डिस्टेंस इनका उनसे भी ज्यादा है. दिस इज पब्लिक डिस्टेंस. अगर आप नोटिस करो, आपके आगे मार्केट में कभी निकलते हो, चलो अब तो पैंडेमिक का टाइम है, बिफोर दैट इफ यू वर वॉकिंग और आपके आगे कोई चल रहा है और आप बहुत क्लोज हो जाते हो उसके, आपको भी अनकंफर्टेबल फील होता है, उसको भी अनकंफर्टेबल फील होता है. This is a great representation of that. And the last image here is again a guy is standing, a woman is standing, and another guy in the back. ये तीनों अब वेट कर रहे हैं फॉर द बस, बट ये तीनों में से कोई भी एक दूसरे के पास क्लस्टर बना के, ग्रुप बना के खड़ा नहीं हो रहा है. नॉट बिकॉज कि हाँ भाई ये तीनों एक दूसरे को हेट करते हैं, इट इज सिंपल कि ये तीनों एक पब्लिक डिस्टेंस मेंटेन करें. नोबडी वांट्स टू बी इन प्रॉक्सिमिटी ऑफ अ पर्सन जिसके ऊपर उसको ट्रस्ट नहीं है. दैट इज द ओनली रीजन दे आर स्टैंडिंग दैट अवे. Okay, I think that is the end of the session. So I'm gonna ask you some questions. What do you conclude from all these things? If anybody has any input to give, any remark to give, you can unmute yourself and you can talk.
So I guess मेरे को तो खैर ये सेशन अच्छा लगा, मुझे सीखने को काफी कुछ मिला। स्पेशली ये जो डिस्टेंसिंग की बात हुई है इसमें, और आई कॉन्टेक्ट के बारे में जो सेशन था, गेस्चर्स के बारे में और पोस्चर्स के बारे में, आई एम वेरी हैप्पी इन ऑर्डर टू हैप्पी दैट मैंने ये सेशन अटेंड किया स्पेशली, क्योंकि मेरे को काफी सीखने को मिला है यहाँ से। सो आई गेस सबने कुछ ना कुछ सीखा होगा, बट देयर मस्ट बी सम क्वेश्चंस फ्रॉम एवरीवन। किसी के पास भी कोई क्वेश्चन है, प्लीज लेट अस नो। या फिर इससे हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि भाई बॉडी को पढ़ना कैसे है, कोई आदमी किस तरह से बैठा है तो क्या उसका माइंडसेट है उस टाइम, इस चीज में तो काफी हेल्प है। ओके, आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग कि ये सारे जो हमने फैक्टर्स पढ़े, पोस्चर, आई 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 मूवमेंट, स्पेस, हैंड जेस्चर या एक्सप्रेशंस, ये सारे सेपरेटली कभी नहीं होते। दे ऑल आर वर्किंग एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली, तभी ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं आपके रीडिंग में। इफ़ यू वांट टू बी अ गुड रीडर, इफ़ यू वांट टू रीड पीपल बेटर देन एन एवरेज पर्सन, तो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आप सिर्फ एक बंदे के पोस्चर नोटिस नहीं करोगे, आप सिर्फ उसका जेस्चर नोटिस नहीं करोगे, आप उसका माइक्रो एक्सप्रेशन नोटिस नहीं करोगे, आप ये सारी चीज़ें एट द सेम टाइम नोटिस करोगे। ओनली देन विल यू बी एबल टू एक्चुअली कंक्लूड कि वो बंदा क्या कहना चाहता है, जो वो बोल रहा है, क्या वो ऑनेस्टली बोल रहा है या वो जस्ट ऐसे ही बात कर रहा है। इज ही बीइंग डिसऑनेस्ट, इज ही बीइंग डिसीटफुल अबाउट समथिंग, और इज ही जेन्युइनली मेंट व्हाट ही इज सेइंग। तो अल्टीमेटली एक एक्सप्रेशन पे बात नहीं है, एक बॉडी फुल देखना पड़ेगा अगर हमें किसी की कोई बात या ये समझना है कि सामने वाला हमसे कुछ छुपा रहा है, या सामने वाला एक ओपन माइंडेड बंदा है या नैरो माइंडेड बंदा है। तो लेट अस सी कि आज अटेंडीज कौन कौन है। सो यू कैन आस्क एनीथिंग इफ यू वांट। सर इसके बारे में थोड़ा और मालूमात करना हो तो कोई किताब या कुछ और सर As कैसे I पता? said, there is this book about expressions, micro expressions to be precise, by Paul Ekman. उनकी वेबसाइट भी है, अगर आप सर्च करो गूगल पे पॉल एकमैन तो आपको पहले ही साइट मिल जाएगी उनकी। एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स रिगार्डिंग टू सिर्फ माइक्रो एक्सप्रेशंस। एंड अगर आपको माइक्रो एक्सप्रेशंस रीड करना आ जाए तो आप देख सकते हो कि उसके जेस्चर्स और माइक्रो एक्सप्रेशन एक दूसरे के साथ मैच भी हो रहे हैं कि नहीं। एक बंदा जेस्चर शो कर रहा है आपको कि हाँ भाई आई एम वेरी ओपन टुवर्ड्स यू, लेकिन उसका माइक्रो एक्सप्रेशन शो कर गया डिस्गस्ट का, तो यू कैन कंक्लूड कि दिस पर्सन इज नॉट सेफ फॉर मी, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू बी डिसीटफुल। तो पॉल एकमैन की बुक आई विल रिकमेंड, और भी कई सारी इसके ऊपर बुक्स हैं। वी कैन गिव दिस बुक इन द चैट। या a guide to EKMN, Guide to Human Emotions. Okay, it is Guide to Human Emotions. Yes, by Paul Ekman. He is one of the leading psychologists in micro expressions. Thank you, sir. It's okay. It's okay. Anybody has any other questions? Or if you want to remark, or if you want to say anything, at least say a hi. I guess क्वेश्चंस का सेशन ये तो अब था, हम Okay. कंफ्यूजन पे थे जिसको हमने क्वेश्चंस में बदल दिया। तो लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चन। मेरा एक क्वेश्चन है इसमें आपसे कि हाउ कैन आई फिगर आउट के, जैसे मैंने बहुत टाइम देखा है कि कई सारे बच्चे इंटरव्यू देने जाते हैं और सामने वाला उनको शुगर कोट करके चीजें बोलता है। वो बहुत हंस कर, सामने इंटरव्यूअर जो होता है वो बहुत हंस के उनसे बात करता है, बट बाद में उनको माइंड में उनके चलता है यार इंटरव्यू तो बड़ा अच्छा हो गया मेरा वो, Okay. बट एंड में उसको पता लगता है कि यार ये तो मजाक उल्टा हो है, गया। मजाक हो गया मेरे साथ। गया था मैं नौकरी लेने, पूरा दिन बर्बाद कर दिया, पहले ही बोल देता इससे अच्छा कि यू आर नॉट सिलेक्टेड या आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, तो मेरा टाइम बच जाता। तो ये चीज कैसे हम रेक्टिफाई कर सकते हैं? ओके, इफ यू वांट टू नो कि जो आपका इंटरव्यूअर है वो आपसे जो क्वेश्चंस पूछ रहा है
क्या वो एक्चुअली में इंटरेस्टेड भी है आपको लेने में कि नहीं, क्या आपका रेज्यूमे इतना अच्छा है कि वो आपको सिलेक्ट करे कि नहीं. द टू थिंग्स आई वुड से यू मस्ट फोकस ऑन इज उसके हैंड जेस्चर्स और उसका आई आई मूवमेंट या माइक्रो एक्सप्रेशंस. हैंड मूवमेंट उसके या हैंड जेस्चर्स दे विल ऑलवेज, अगर वो उसके वर्ड्स के साथ मैच नहीं हो रहे तो इट शोज कि हाँ भाई वो ही इज फोर्सिंग हिमसेल्फ. यू कैन सी एक पर्सन आपसे जब बात कर रहा है अपने हाथ हिला रहा है, वो जरूरत से ज्यादा भी हाथ हिलाएगा, ऐसा नहीं कि वो अपनी बॉडी को रोक के बैठ लेगा. कई बार वो ओवर एक्सप्रेसिव हो जाते हैं विद देयर जेस्चर्स, दैट इज अ साइन ऑफ डिसीटफुलनेस. एट द सेम टाइम उनके माइक्रो एक्सप्रेशंस, वो आपसे आपके साथ हंसेंगे, आपने अगर कोई क्वेश्चन किया, उन्होंने कोई फनी रिमार्क दिया, आप भी हंसोगे, वो भी हंसेगा, बट देयर इज अ डिफरेंस इन दैट लाफ्टर. यू कैन सी फ्रॉम देयर आईज एंड देयर लिप्स. उनके आईज के जो साइड के मसल हैं, दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग वाइल देयर लिप्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग. दे शोज कि हाँ भाई दे आर नॉट genuinely happy, they are just smiling for the sake of smiling. That is, I guess, hand gestures and their micro expressions, these are the best cues to understand what the person is trying to say. Is he being honest या वो deceitful है. अल्टीमेटली यही जज करना है कि वो सच बोल रहे हैं या नहीं. Exactly. ओके. सो इज देयर एनी अदर वन एल्स हु हैज क्वेश्चन? नवल, आपका शायद आपको क्वेश्चन है, आप पूछना चाह रहे हो कुछ, या मरियम या फैसल? No, sir. I have a question. What will be the uh, correct or the appropriate posture while you are facing an interview? I mean to say, I think I have gone through the two postures I have, which I have personally experienced. The interviews having his arm on the chair of arm, his hands on the chair's arm, or he should put his hands on the on its thighs only. This is Okay. the two things which I have experienced and I have gone through. This is the only two postures. So there is, what is the appropriate and the correct one? Okay. First of all, there is nothing called a correct posture for an interview. It should be appropriate according to the Yes, situation. yes. Let me give you an example. अगर मैं एक इंटरव्यू देने जा रहा हूँ एंड आई नो मेरा रेज्यूमे स्ट्रॉन्ग एंड आई नो कि आई एम गोना एस इट, आई हैव कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ, एंड ये वो नहीं कि हाँ भाई जस्ट कुछ नॉलेज है नहीं पर मैं कॉन्फिडेंट है भाई, वैसा नहीं. यू नो योर स्किल्स एंड आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, देन यू हैव टू शो दैट यू आर स्ट्रॉन्ग. अब उसके लिए आपका जो बेसिक पोस्चर होगा वो होगा, आप अपराइट बैठे हो, आपकी लेग्स ओपन है, दे आर नॉट क्रॉस्ड, आपकी आर्म्स ओपन है, दे आर नॉट क्रॉस. आप अपने हैंड पे हैंड रख सकते हो, मे बी यू कैन पुट योर हैंड्स ऑन योर टेबल, अपनी एल्बोज टेबल पे रखो और अपने हाथ को एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखो, या यू कैन सिट स्ट्रेट एंड होल्डिंग योर हैंड्स इन योर लैप. these are kind of appropriate for a job जहां पर आपको पूरा श्योरिटी है that you are going to ace it. इफ यू आर नॉट श्योर कि आप एस करोगे कि नहीं, जहां पर आपको डाउट है, वहां पर यू मस्ट शो दैट यू आर कॉन्फिडेंट. यू जैसे आप इंटरव्यू में वहां पर लिखा होता है व्हाई शुड वी हायर यू, तो हर कोई बोलता है सर आई एम हार्ड वर्किंग, सर आई एम कॉन्फिडेंट, सर आई एम अ टीम लीडर, सर आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट. वहां पर व्हाट यू हैव टू डू इज यू आर जस्ट सेइंग द वर्ड्स, पर इंटरव्यूअर इज नोटिसिंग योर बॉडी पोस्चर एट द सेम टाइम. अगर आप बोल रहे हो आई एम कॉन्फिडेंट और आपकी आर्म्स क्रॉस हैं, आप एक पाँव को पीछे करके आगे दूसरा पाँव लेग्स को क्रॉस करके बैठे हो, तो उसको दिख रहा है कि भैया ये सिर्फ बात का कॉन्फिडेंट है, ही इज नॉट कॉन्फिडेंट एट ऑल. अगर आप उसको बोलते हो सर आई एम अ टीम लीडर एंड येट यू आर स्लैकिंग, आप आगे से झुक के अपनी पीठ को थोड़ा बेंट करके बैठे हो, तो उसको दिखेगा कि हाँ भाई ये सिर्फ बोल रहा है, ही इज अ लीडर, ही कैन मैनेज सिचुएशंस, बट ही इज टिमिड इन हिज फॉर्म, वो नहीं कर सकता है. तो वो आपको बिना बात के रिजेक्ट करेगा, आपको बोलेगा ओके यू आर नॉट क्वालिफाइड, क्योंकि उसको ये नहीं दिखेगा कि आप अपने वर्ड्स बोल रहे हो, उसको वर्ड्स के साथ ये भी दिखेगा कि आपका पोस्चर क्या है, और फिर वो ये आइडिया लगाएगा कि दिस पर्सन इज नॉट बीइंग ऑनेस्ट. वो इसलिए नहीं निकालेगा आपको कि आप ब्रेव नहीं हो, या आप टीम लीडर नहीं हो, या आप हार्ड वर्किंग नहीं हो, या कॉन्फिडेंट नहीं हो, वो इसलिए निकालेगा कि आप डिसऑनेस्ट हो. तो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू बी ऑनेस्ट. सेकंड थिंग इज आपके जो वर्ड्स हैं वो आपके पोस्चर और आपके जेस्चर्स के साथ मैच करने चाहिए. अगर आप बात करते हुए पेसिंग कर रहे हो, फिजिटिंग कर रहे हो, आपकी टांग हिला रहे हो, अपने उंगलियां नचा रहे हो टेबल पे, या अपने थम्स को रोल कर रहे हो, तो दे आर ऑल साइंस ऑफ नर्वसनेस. तो जो इंटरव्यूअर है उसको दिखेगा ये तो अभी इंटरव्यू से पहले ही नर्वस हो रहा है, जॉब में क्या ही करेगा ये, तो वो आपको रिजेक्ट करेगा. तो यू हैव टू बी अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जैसे सिचुएशन डिमांड कर रही है और जैसे आपके वर्ड्स हैं. जो वर्बल कम्युनिकेशन है ये सारे के सारे नॉन वर्बल क्यूज उसके साथ एक एक
कंफॉर्मिटी में होने चाहिए। जैसा आपका वर्बल क्यू चलेगा वैसा आपका नॉन वर्बल क्यू भी होना चाहिए। वेरी नाइस क्वेश्चन फैसल। आप ही के क्वेश्चन से मुझे एक और क्वेश्चन आया है कि अभी आपने वर्ड यूज किया पेसिंग, मुझे उसका आइडिया, आई थिंक पेसिंग और ड्रैगिंग, ये जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के साथ चलने वाली चीजें हैं। सो इसका इफ यू कैन गिव द आइडिया, या आई विल बी पेसिंग वेरी थैंकफुल। पेसिंग से मेरा आइडिया है कि आप जब अपने इंटरव्यूअर से बात कर रहे हो, वो आपसे क्वेश्चनिंग कर रहा है, योर वर्ड्स आर वेरी फास्ट। अब लेट मी शो यू एन एग्जांपल। आपसे इंटरव्यूअर पूछता है, ओके वेयर आर यू फ्रॉम, सर आई एम फ्रॉम दिस प्लेस एंड आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट, आई हैव डन दिस, आई हैव डन। तो यू आर बीइंग वेरी फास्ट। कई बार आप फंबल कर जाओगे, आपके वर्ड्स क्लियर नहीं होंगे। दिस शोज नर्वसनेस। तो एक तो पेसिंग को आपने मैनेज रखना है। इफ यू आर सेइंग आई एम कॉन्फिडेंट और आप बात बहुत तेज तेज कर रहे हो और बीच में आपके वर्ड्स फंबल कर रहे हैं, तो इंटरव्यू को नोटिस हो जाएगा कि भैया ये तो बस बात का स्ट्रांग है, नर्वस हो रहा है, ये तो कॉन्फिडेंस नहीं है। दैट इज व्हाट पेसिंग रेफर्स टू, आपका स्पीच पैटर्न। और जैसा सर आपने बोला कि दीज थिंग्स वर्बल और वर्बल जो क्यूज हैं ये नॉन वर्बल के साथ कंफॉर्मिटी में होनी ही चाहिए, क्योंकि जब ये कंफॉर्मिटी में नहीं होंगी, मैंने आपको बताया जैसे माइक्रो एक्सप्रेशन हर कोई नोटिस करता है सबकॉन्शियसली, उसको कॉन्शियसली रजिस्टर करने के लिए यू हैव टू बी स्ट्रांग। जो इंटरव्यूअर है उसका भी सेम सीन है, वो नोटिस कर रहा है ये सब, चाहे वो सबकॉन्शियसली करे या कॉन्शियसली करे, ही इज नोटिसिंग एवरीथिंग। तो यू हैव टू बी कंफर्टेबल देयर। आपको अपने वर्ड्स को, अपने जो वर्बल क्यूज या वर्बल पैटर्न या वर्बल कम्युनिकेशन जो कर रहे हो, वो नॉन वर्बल के साथ बिल्कुल कंफॉर्मिटी में होना चाहिए। कंफॉर्मिटी। I guess, thank you for the answer. I guess there is one more question from the chat that some people are good in faking their expressions. So how can we get them? ये ओके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे मन में बहुत लंबे टाइम से था ये। So Okay. please. Faking expressions is, people think it is in a negative sense. It has nothing to do with being bad person, या if somebody is faking their expressions तो वो बुरे लोग हैं. This is, I guess, adaptation, a survival trait. लेट्स से अ पर्सन जिसको इमोशंस फेक करना नहीं आते, या जिस और या उसमें इमोशनल मैच्योरिटी नहीं है। ओके, लेट मी आंसर इमोशनल मैच्योरिटी क्या होती है। इमोशनल मैच्योरिटी इज द माइंड्स कैपेबिलिटी टू शो इमोशंस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब मैं किसी फ्यूनरल पे जाता हूँ तो मैं वहां जाके ये नहीं बोलूंगा यो पार्टी, दैट इज नॉट जेन्युइन, दैट इज नॉट समथिंग नाइस टू डू। तो इमोशनल मैच्योरिटी इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट कि आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग इमोशन शो करना है। और जो लोग में नहीं होती ये कैपेबिलिटी टू शो इमोशंस, वो फेक करते हैं इमोशंस को, सो दैट दो फैक्टर्स हैं। पहला कि वो खुद को कंफर्टेबल फील करेंगे, दे विल फुलफिल देयर नीड ऑफ बिलोंगिंग। ह्यूमन बीइंग्स में कई सारी नीड होती हैं, जब बेसिक नीड्स आर फूड, ऑक्सीजन, शेल्टर, क्लोथिंग, रिप्रोडक्शन, वैसे ही एक बेसिक नीड है नीड ऑफ बिलोंगिंग, कि आई एम पार्ट ऑफ समथिंग ग्रेटर देन जस्ट माई सेल्फ। उस नीड को फुलफिल करने के लिए पीपल फेक इमोशंस। फॉर एग्जाम्पल, आप सबके साथ कभी ना कभी ऐसे दोस्त होंगे, आप चेहरे पे तो उनको लाइक करते हो, बट इन योर हार्ट यू ऑल नो कि नहीं यार, अपने को इसके साथ नहीं बैठना है, आई डोंट लाइक दिस पर्सन, बट क्योंकि मैं इस ग्रुप में हूं तो आई हैव टू मैनेज विद दिस पर्सन। तो वहां पर आप अपने इमोशंस को फेक कर रहे हो, आप अपने एक्सप्रेशंस को फेक कर रहे हो। आप उसके साथ बैठोगे, अगर वो पर्सन काफी लाउड है, काफी आउटगोइंग है, तो आप उसको मिरर करते हो, आप कॉपी करते हो उसकी। तो दैट इज अ सर्वाइवल पैटर्न कि हाँ भाई, आई हैव टू सर्वाइव इन दिस सिचुएशन, तो मेरे को ये करना है, बिकॉज आई नीड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग इन माई लाइफ। ये एक फैक्टर है। द सेकेंड फैक्टर इज यू डोंट वांट अदर पीपल टू फील अनकंफर्टेबल बाय यू, क्योंकि अगर कोई आपसे अनकंफर्टेबल फील करेगा तो आपके पास क्यों आएगा, वो आपके साथ क्यों आएगा। अगेन, है तो नीड ऑफ बिलोंगिंग ही, पर द पर्सन, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक नई कम्युनिटी में जा रहा हूँ और वहाँ के सब लोग जो हैं they are different than me. For example, let's say I have a beard and they don't have a beard, so they will look at me in an outlandish way कि यार ये कौन आ गया। But अगर मैं उनके साथ आउटस्पोकन हूँ और मैं उनके साथ, अगर वो किसी चीज़ पे हंसते हैं मैं सेम चीज़ पे हंसूँ, अगर वो बैठे हैं जिस जेस्चर में या जिस पोज में मैं उस पोज में बैठूँ, वो बात करते हुए कुछ वर्ड्स कर रहे हैं, मैं उन्हीं वर्ड्स को रिपीट कर रहा हूँ, दिस टेक्निक इज कॉल्ड मिररिंग। जो लोग काफ़ी अच्छे होते हैं एक्सप्रेशंस को या इमोशंस को फेक करने में, वो ये टेक्निक बहुत यूज़ करते हैं, मिररिंग। आई टेल यू अबाउट दिस लिटिल लेटर। तो
ये जो सेकंड मेथड है, अगर मैं उन सब के साथ मिररिंग कर रहा हूँ, उनको कॉपी कर रहा हूँ, तो वो सबको लगेगा नहीं ये तो हमारे ही जैसा है, तो मेरी जो नीड ऑफ बिलोंगिंगनेस है वो भी फुलफिल हुई, उनकी जो ये ऑकवर्डनेस थी वो भी दूर हुई। तो माइक्रो एक्सप्रेशंस को फेक करना इज नॉट समथिंग बैड, इट इज समथिंग गुड एक्चुअली, इन द सेंस कि ये आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग को फुलफिल करेगा। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज हाउ टू गेट देम। इसका आई गेस यू आर ट्राइंग टू आस्क कि कैसे आप देख सको कि वो एक्चुअली में सेम इमोशन फील करे या ही जस्ट फेकिंग इट। तो उसका आंसर बड़ा सिंपल सा है, अगेन वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज को आपने देखना है क्या वो दोनों मैच हो रही हैं कि नहीं, क्योंकि मोस्टली माइक्रो एक्सप्रेशंस आर इम्पॉसिबल टू फेक। एक्सप्रेशन फेक कर सकते हो, माइक्रो एक्सप्रेशन फेक नहीं होते। आई एम गोना रिपीट अगेन पॉल एकमैन की स्टडी, ही हैज स्पेंट 14 years of his life reading this, studying this, working on this. Even there are, I guess there is a show called he's about Paul Ekman, लाइट और समथिंग करके उसका नाम, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम करेक्टली। वो एक ग्रुप बनाता है पॉल लाइटमैन नाम करके, और वो पुलिस एजेंसीज की, सीबीआई वगैरह की हेल्प करता है टू डिड्यूस कि इफ पर्सन इज बीइंग ऑनेस्ट नॉट। उस बंदे को बोलते थे ही इज अ लिविंग लाई डिटेक्टर टेस्ट काइंड ऑफ पर्सन। पॉल एकमैन को बोला जाता है ही इज अ लिविंग लाई डिटेक्टर, वो किसी को देख के बता देता है कि वो सच बोल रहा है कि झूठ, बिकॉज यू कैन फेक योर इमोशंस, यू कैन फेक योर स्पीच पैटर्न। मैं यहाँ बैठ के आई कैन स्पीक इन ब्रिटिश एक्सेंट और अमेरिकन एक्सेंट, आई कैन स्पीक इन एनी अदर लैंग्वेज, में उर्दू में बात करूंगा, मैं टपोरी लैंग्वेज में बात करूंगा, यू वोंट अंडरस्टैंड। बट माइक्रो एक्सप्रेशंस आर इम्पॉसिबल टू फेक। You can fake expression, you can fake posture, gesture, anything. Micro expression are impossible to fake. That is why understanding them, able to recognize and register them is that important in the field of psychology or in any other field. If you are going to do anything in your life, you must understand how to read micro expressions, क्योंकि भैया उनको तो फेक नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो हमारे डीएनए में है। तो एक मेरा इस पे एक क्वेश्चन हो रहा है, यू एवरी टाइम समवन आस्क के भाई माइक्रो एक्सप्रेशंस के बारे में आपसे कोई पूछता, आप बोलते हो ये सर्वाइवल का एक वे है, सर्वाइवल का एक स्किल है। तो क्या ये जो हमारी वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अवर सेल्व्स ऑन अवर फेस, ये इसका कुछ इवोल्यूशन से लेना देना है? आई मीन ऑब्वियसली मैं डार्विन की इवोल्यूशन नहीं बोल रहा हूँ कि भाई पहले मंकीज थे, फिर ब्रांचेस बनी और उसमें से एप्स निकले, प्राइमेट्स निकले, और फिर ऐसे करते करते होमो सेपियंस और होमो स्पीशीज जितनी भी हैं वो अलग अलग तरह से निकली। मैं उस चीज में नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्या वाकई में सेंस ऑफ सर्वाइवल हमारे वेज ऑफ एक्सप्रेशन या वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग अवर सेल्व्स या वेज ऑफ हाइडिंग अवर एक्सप्रेशंस पे वाकई में डिपेंड करती है या नहीं? और इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, या फिर कोई लाइफ में कोई, मतलब ये जानवर भी करते हैं या सिर्फ हम इंसानों ओके तक ही ओके, लिमिटेड है? आई गॉट योर क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो पहला पार्ट क्वेश्चन का कि क्या माइक्रो एक्सप्रेशंस का लेना देना हमारे एवोल्यूशन से है कि नहीं, इसका बहुत ज्यादा लेना देना हमारे एवोल्यूशन से है। इंसान, लेट्स लीव दैट डार्विन एंड एवरीथिंग बिहाइंड, इंसान जब से कम्युनिटी बना के रहने लगा, पहले तो वी ऑल नो बिफोर सोसाइटी इंसान एक नोमैडिक लाइफ जीते थे और सेपरेटली जीते थे। जब वो कम्युनिटी बना के लगे रहने, वी कॉल ह्यूमन बीइंग्स एज सोशल एनिमल्स, तो वो एक सोसाइटी बना के जीते हैं, ग्रुप बना के जीते हैं। जब ग्रुप बनाना शुरू करता है इंसान, तो दे मस्ट अंडरस्टैंड द क्यों बिफोर लैंग्वेज इवन डेवलप्ड। अगर अगर आप आर्कियोलॉजिस्ट की या हिस्टोरियंस की बात करें, तो बिफोर द रिटन हिस्ट्री देयर वाज स्पोकन हिस्ट्री। आप एनिमल्स को भी देखो, वो आज भी वर्बल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, वो नॉन वर्बल लैंग्वेज भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉग ग्राउल्स, sometimes they show their teeth, sometimes they wave their tail, they are all non-verbal cues for communication. अगर आप देखते हो एक पपी को और वो आपकी तरफ देखता है, उसकी आईज, कान की मूवमेंट और टांग, उसकी टेल हिलाने से समझ में आ जाता है कि इज ही लाइकिंग यू या वो आप इससे दूर भाग रहा है। तो दिस इज नॉट इन जस्ट ह्यूमंस, दिस इज इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। आई लेट्स एवरी एनिमल, ओके लेट्स से दैट, क्योंकि प्लांट्स के इमोशंस को रजिस्ट करना इज कॉम्प्लिकेटेड। तो एनिमल्स जितने भी हैं, दे ऑल शो एक्सप्रेशंस बाय देयर फेस, बाय देयर बॉडी पार्ट। जैसे इंसान अपने हाथ से जेस्चर शो करता है, डॉग अपनी टेल से करता है, कैट अपनी टेल से करती है, राइट। कैट अपने जो विस्कर्स होते हैं, जो उसकी मूंछ होती है, उससे शो करती है। तो एवोल्यूशन से इसका लेना देना इस सेंस में है कि जैसे जैसे इंसान कम्युनिटी में रहना शुरू करा, तो उनके बीच में एक, पहले तो ना लैंग्वेज थी, नहीं, दे यूज्ड टू शाउट,
दे यूज्ड टू मेक ग्राउलिंग नॉइसेस, जैसे छोटा बच्चा आवाजें निकालता है, दे यूज्ड टू डू दोज काइंड ऑफ नॉइसेस। अब उनका मीनिंग कैसे पता लगे? तो इंसान जब कम्युनिटी में रहना शुरू करा तो दे हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या उनके बीच में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अगेन बात वही आ जाती है साइकोलॉजी की, द ओल्डेस्ट डिबेट इन साइकोलॉजी, नेचर वर्सेस नर्चर, कि इंसान की जो भी ट्रेट, जो भी पर्सनालिटी है, क्या वो उसके डीएनए में, नेचर में है, क्या वो उसके हेरिडिटी में मिलता है, या फिर वो उसके नर्चर में, कि उसको सोशल इन्वायरमेंट कैसा मिलता है, उसकी पैदाइश परवरिश कैसी या पैदाइश कैसी है या परवरिश कैसी है, उसकी वजह से वो वैसा है जैसा वो है। ये तो बहुत अरसे से डिबेट चलती आ रही है। अगर इसी को मैं थोड़ा इलेबोरेट करूं तो नेचर की जब बात आती है वहां पर बात आती है हेरिडिटी की। तो अगर इसमें भी हम देखें तो माइक्रो एक्सप्रेशंस जो हैं वो हेरिडिटरी हैं हमारे में, और दे आर नॉट जस्ट इन ह्यूमंस, दे आर इन चिंपैंजीज, ओरंगुटन्स, एंड देयर इज दिस breed of monkeys, it's called rhesus macaque, not rhesus macaque, rhesus monkeys, I guess. They have the same micro expressions as humans, exactly the same. Okay, I know. Right, these three different types of apes and humans. पॉल एकमैन ने जब 14 साल इन पे बिताए, उसने सिर्फ ट्राइब्स की स्टडी नहीं की, उसने जो मॉडर्न न्यूयॉर्क की सोसाइटी थी वहां से लेकर जो सोमालियन ट्राइबल थे, जो जंगलों में रहते हैं, जो जिनको अभी कपड़ों का कॉन्सेप्ट नहीं है, जिनको सिर्फ ये है कि हाँ भाई हम एक एंडोगैमस ग्रुप हैं, हमने बाहर वालों को अलाउ नहीं करना। ही स्पेंट 3 to 4 years विद दैट कम्युनिटी, एंड वहां पर उसने नोटिस करा कि यार मैं हिमालय के या नेपाल के ट्राइबल्स देखूं, या अफ्रीका के, या राजस्थान के डेजर्ट्स के, या अमेरिका की जो मॉडर्न डे लाइफ में जो एक बैंकर हैं जो सिटी में काम करते हैं, दे ऑल हैव द सेम माइक्रो एक्सप्रेशन। फिर वहां से उसकी बेटी जो है, शी इज ऑल्सो साइकोलॉजिस्ट, उसने स्टडी करना स्टार्ट करा एनिमल्स को। शी नोटिस दीज माइक्रो एक्सप्रेशंस इन इन चिंपैंजीज एज वेल। तो माइक्रो एक्सप्रेशंस का लेना देना हमारे एवोल्यूशन से है, क्योंकि these were the first cues for communication. Before written language, before verbal language, these were the cues of language. I hope that that is understandable. That is understandable and very elaborated answer. So मेरा तो यही क्वेश्चन था, I guess. If is there anyone else who has further questions? I guess हमारे पास अभी next 3 or 4 minutes और हैं. So is there anyone जिसका कोई क्वेश्चन है? इरफाना, अफनान, या नवल, रितेश, सादिया, उस जिन लोग ने भी ज्वाइन किया है. I am a question. Yes. मैं कोई इंटरव्यू के लिए गया और मैं आई एम फील मतलब नॉट कंफर्टेबल फॉर दिस इंटरव्यू, तो मैं सामने वालों को कैसे फील कर सकता हूँ कि मैं जो इंटरव्यू है इसके लिए मैं कंफर्टेबल हूँ? ओके, तो ये तो यार हम लोग के साथ डे टू डे लाइफ में ये सिचुएशन आती है दैट वी आर नॉट कंफर्टेबल विद द सिचुएशन, बट वी हैव टू प्रेजेंट अवर सेल्फ कि नहीं मैं तो कंफर्टेबल इस सिचुएशन के साथ। ऐसी सिचुएशन में व्हाट वी हैव टू डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को काम करना है। काम कैसे करना है? यू कैन डू डीप ब्रीदिंग, यू कैन डू वट एवर द मैथड यू वांट। कुछ लोग बोलते हैं कि गो टू योर हैप्पी प्लेस एंड ऑल दैट, यू कैन डू वट एवर मैथड यू वांट। अपने आप को थोड़ा काम करो, एंड उसके बाद यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन अ वे जो अपने आप को थोड़ा रिलैक्स, या अपने आप को रिलैक्स करो, और उसके बाद आप प्रेजेंट योर सेल्फ इन अ सेंस कि आपकी जो वर्ड्स हैं वो आपके जेस्चर्स के आप मैच हो। यू कैन कंट्रोल देम, एज आई टोल्ड माइक्रो एक्सप्रेशन तो नहीं होंगे कंट्रोल, बट जेस्चर्स यू कैन कंट्रोल, पोस्चर यू कैन कंट्रोल, इवन जो मैक्रो एक्सप्रेशन है यू कैन कंट्रोल देम इजीली। तो अगर आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है टेल मी अबाउट योर वीकनेसेस, अब यहाँ पर आइदर यू कैन से सर आई डोंट हैव एनी वीकनेस, तो इंटरव्यूअर बोलेगा यार यू आर वेरी कॉकी, जस्ट गेट आउट। if you say sir I don't think I have many weaknesses, but I think sometimes I am very honest and you laugh about this, तो शायद उसको लगेगा ठीक है ये तो बंदा थोड़ा कॉमेडिक है, तो आई थिंक आई कैन बेयर हिम अ लिटिल बिट। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके जो एक्सप्रेशंस हैं, मैक्रो एक्सप्रेशंस, क्योंकि माइक्रो तो होने नहीं वाले कंट्रोल, मैक्रो एक्सप्रेशंस और जेस्चर्स और पोस्चर, ये तीनों आपकी जो वर्ड्स हैं उनके साथ मैच होंगे। अगर ये मैच होंगे तो पर्सन विल ऑटोमेटिकली अज्यूम कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज ट्रूथ। अगर ये मैच नहीं होंगे तो वो सबकॉन्शियसली समझ जाएगा कि नहीं भैया ये बंदा झूठ बोल रहा है। थैंक यू। मैं इस पे एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ आपको। ये जो क्वेश्चन है ना कि टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, तो ये 2 बार हुआ। मैं तो इट वाज इन 2013 आई वाज ट्राइंग टू फाइंड अ जॉब फॉर माय सेल्फ, अपने लिए नौकरी ढूंढ रहा था। तो
मैं हर जगह इंटरव्यू देता था और मुझसे हमेशा पूछा जाता था टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ्स, और मैं अपनी स्ट्रेंथ्स बताता था कि यार आई कैन लर्न अनलर्न रीलर्न थिंग्स, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट। और फिर वो मुझे बोलते थे टेल मी अबाउट योर वीकनेसेस, और मैंने कहीं यूट्यूब पे या फिर किसी ज्ञानी से सुना था कि अपनी वीकनेस इस वे में बताओ कि सामने वाले को आपकी वीकनेस वीकनेस नहीं स्ट्रेंथ दिखे। तो मेरे को किसी ने एक एग्जांपल दी थी कि यार अपनी वीकनेस के टाइम ना आप ये बताओ कि आई टेक लॉट ऑफ टाइम इन रिसर्च। अब ये चीज अच्छी है कि अगर आप ज्यादा टाइम लेते हो रिसर्च में, इसका मतलब है कि आपकी रिसर्च बहुत डिटेल्ड और बहुत प्रिसाइज है, बहुत अच्छी रिसर्च है आपकी, ठीक है। तो मैं यही बोलता था और मैं हर बार रिजेक्ट होता था और मैं बहुत तंग आ गया था इस चीज से। आई वाज लिटरली वेरी टायर्ड ऑफ दिस एंड आई वाज, मैं बहुत तंग आ चुका था। और अल्टीमेटली इट वाज इन द मंथ ऑफ दिसंबर, 26 दिसंबर था 2013। आई वेंट टू जालंधर इन पंजाब। तो सुबह सुबह मैं निकल चुका था, अब मैं चंडीगढ़ में होता था उस टाइम। सुबह 6 बजे की बस से निकला, 10 बजे मैं पहुंच गया जालंधर, ना खाना खाया ना कुछ, और एज यूजुअल सेम इंटरव्यू हुआ फिर से। एक कंपनी थी वहाँ कयाको के नाम से, सो आई स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यूज। तो अब हुआ क्या उसमें, उन्होंने सेम पूछा मुझसे, भाई सुनाओ आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है। तो मैंने बहुत अच्छे से स्ट्रेंथ्स बताई उसको, और बंदा आगे से बहुत वो इम्प्रेस हो गया कि यार ये टेक सेवी है बंदा, ठीक है, अच्छा है। एंड द मोमेंट ही सेड के टेल मी अबाउट योर वीकनेस नाउ, सो मैं एकदम ऐसे कमर सीधी करके हाथ ऊपर करके हो गया कि यार डोंट आस्क मी अबाउट माय वीकनेस, आई एम गोइंग टू लाई एंड यू नो दैट, कि मुझे मेरी वीकनेस नहीं पूछो, मैं झूठ बोलूंगा, और तुम्हें भी इसका पता है कि मैं झूठ बोलूंगा। और हर कोई इसको झूठ ही बोलता है, हर कोई झूठ बोलता है कि उसकी ये वीकनेस है, क्योंकि अपनी Exactly. वीकनेस कोई दिखाता नहीं है। Exactly. और वो इंटरव्यू में मेरी जॉब लग गई ठीक है। तो आई एम नॉट सेइंग कि आप ऐसा करो, बट इफ यू कैन अफोर्ड गिव दिस मेथड ए ट्राई। बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है, आप अपने पेरेंट्स के सामने भी ये ट्राई कर सकते हो। हाँ, आपको मार नहीं पड़नी चाहिए उनसे, You have बट to be aware of you what have is to be going aware to of be what is happening. going on around you and what is the mood of the other guy. बट खैर मैंने किया, मैंने बताया, बट यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस थिंग कि यार मेरे से नहीं पूछो, मैं झूठ बोलूंगा और पूरी दुनिया इसको झूठ बोलती है। Exactly. So what the other guy did, he just told me you are outspoken. I said no, I am not outspoken. मैं इतना आउटस्पोकन नहीं था उस वक्त जितना अब हूँ मैं। अब तो मैं मुंह पर बोलता हूँ जो कुछ है, उस वक्त नहीं था। उस वक्त मैं बहुत शाय आदमी था, बहुत एक इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ बंदा था कि सब चीज अपने अंदर ही रखनी, बाहर किसी से बात नहीं करनी, घर से दूर हूँ तो कुछ बोलना नहीं, ये नहीं है वो नहीं है। तो उनने मुझे बोला कि आप एक एक्सट्रोवर्ट हो, आप अपने एक्सप्रेशंस बाहर निकालते हो अच्छी तरह से। तो मैंने कहा यार देख, एक्सप्रेशंस का तो पता नहीं, बट ये चीज से मैं तंग आ गया हूँ। दिस इज आई थिंक फोर्थ और फिफ्थ इंटरव्यू आई एम गिविंग, और ये मैंने ट्राई की है, इसकी प्रैक्टिस भी की है, और ये चीज काम नहीं करती। सो मैं सच ही बोलूंगा आपके, भाई मेरे से वीकनेस ना पूछो, इसमें कोई फायदा नहीं है मेरे से Exactly. पूछने का। क्योंकि इंटरव्यू आपका देखता है कि इंटरव्यूअर आपको देखता है आप डिसऑनेस्ट तो नहीं हो रहे हो। व्हेन यू आउटस्पोक हिम कि हाँ भाई मेरे से मत पूछ, मैं हाँ, झूठ इट्स काइंड बोलूंगा, ऑफ आई आउटस्पोकन। या तो जब ऐसा होता है तो उसको लगता है कि नहीं बंदा ऑनेस्ट है, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग लाइक एवरीबडी एल्स कि नहीं सर मैं तो मेरी जो वीकनेसेस हैं वो मेरी स्ट्रेंथ है, या उनको ऐसे प्रेजेंट करना कि सर मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ या सर मैं बहुत ट्रस्टिंग हूँ। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स ऑब्वियसली हर किसी को मालूम है, इंटरव्यू को भी मालूम है कि हाँ भाई झूठ बोल रहे हो। तो वो यही देखना चाहता है कि आर यू बीइंग ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, नॉट विद हिम, विद योरसेल्फ और नॉट। अगर आप खुद से ही ऑनेस्ट नहीं रहोगे तो इंटरव्यूअर तो आपको सिलेक्ट क्यों करेगा, उसके अकॉर्डिंग यू आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ यू बीइंग इन दिस कंपनी। I think I got my answer as well. And is there anyone who has any other question? अगर हम कुछ हैं तो उसके लिए भी हमारे एक्सप्रेशन अच्छे होने चाहिए, क्योंकि हम ऐसा शो होना चाहिए कि हम उसको इंटरेस्टेड हैं उसका ट्रीटमेंट करने में। कैन यू रिपीट द क्वेश्चन, आई डिडंट गेट यू। अगर हम किसी पेशेंट को ट्रीट करते हैं हम्म। तो उसके लिए हमारे एक्सप्रेशन अच्छे होने जरूरी होने चाहिए कि हम इंटरेस्ट हैं उसको ट्रीट करने में। एग्जैक्टली, व्हेन दैट इज एन एब्सोल्युटली राइट थिंग टू से। जब भी आप किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो, मे बी दैट इज इन मेडिकल साइंसेज, साइकोलॉजिकल साइंसेज और एनी अदर थिंग, आपके सामने कोई पेशेंट है तो दैट पर्सन इज
इन हिज मोस्ट वनरेबल स्टेट, वो अगर लेट्स से किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी को बुखार है या किसी को कोई फिजिकल पेन है, तो वो आपको अगर अपनी ये चीजें बता रहा है, किसी को डिप्रेशन है, वो आपको अपनी मोस्ट वनरेबल फेज में दिख रहा है, और उस स्टेज में उसको चाहिए कि कोई ऐसा पर्सन जो उसको अंडरस्टैंड करे, कोई ऐसा पर्सन जो उसको ये बात बोले कि नहीं, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। तो उस टाइम पे यू हैव टू हैव अ ग्रेट एक्सप्रेशन, यू हैव टू बी गुड इन यू नो शोइंग आउट अ पॉजिटिव वाइब, कि पेशेंट को आपको देखते ही पता लग जाए नहीं, दिस पर्सन इज कैपेबल इनफ। आपको चाहे उसकी डिजीज के बारे में मालूम ज्यादा नहीं हो, बट यू हैव टू शो हिम कि नहीं मुझे मालूम है, सो दैट उसको होप मिले। और ये जो होप है ना, ये बहुत लॉन्ग वे में रन करती है, ये आपको कई सारी सिचुएशन से बाहर निकालेगी। तो यू हैव टू बी गुड इन showing a positive emotion by expressions, by gestures। तो उससे पेशेंट के सामने एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है जहाँ पर पेशेंट को लगता है कि नहीं, आई एम इन गुड हैंड्स, आई एम इन कैपेबल हैंड्स। आप कॉन्फिडेंट होगे तो पेशेंट को भी कॉन्फिडेंस आएगा। अगर डॉक्टर या से बोल रहा है यार मुझे नहीं पता यार ये कैसे ठीक होगा, ठहर मैं जरा गूगल करके आया, तो पेशेंट तो बोलेगा यार तू छोड़ गूगल करना, मैं खुद नहीं कर सकता क्या। तो यू हैव टू बी इन अ स्टेट कि आप कॉन्फिडेंट दिखो, आप नॉलेजेबल दिखो, और आप इतने कैपेबल दिखो कि पेशेंट आपको ट्रस्ट करे, क्योंकि वो अपनी मोस्ट वल्नरेबल फेज में आपके सामने आया है। I hope जी this जी, answers your थैंक question. यू। इट्स ओके। Welcome. So one last question I would say, because already time आधा घंटे से ऊपर हो गया है. It is 10 right now. So ये chat में एक question है from इरफाना. She says अगर कोई अपना एक पैर आगे और एक पैर पीछे रखे तो ये क्या दिखाता है? So very nice question इरफाना. ये एक posture है. Please. ओके, ये एक पोस्चर की फॉर्म है ये, लेकिन एज आई टोल्ड कि ये सिचुएशन पे बेस्ड होता है। नॉट, यू कैन नॉट जस्ट से कि एक बंदा अगर ऐसे बैठा तो ही इज लाइंग, या एक बंदा ऐसे बैठा तो ही इज क्लोज्ड ऑफ, ये ओपन अप नहीं हो सकता, या ये ट्राइंग टू हाइड समथिंग है। यू हैव टू सी अदर क्यूज एज वेल, बाकी चीजें भी नोटिस करनी है। लेकिन अगर आप जनरली देखो तो जो लोग यूजुअली क्रॉस लेग्ड बैठते हैं, दे आर मोस्टली कंसिडर्ड एज इंट्रोवर्ट्स, दे आर कंसिडर्ड जो ओपन अप नहीं होते दूसरों के साथ, और दे आर कंसिडर्ड जो बहुत ज्यादा चीजें हाइड करके रखते हैं। लेकिन अगेन आई विल से कि ये सिर्फ एक फैक्टर नहीं देखना, आपको बाकी चीजें भी देखनी है, टू एक्चुअली रीड, टू एक्चुअली अंडरस्टैंड द सिचुएशन पे डिपेंड होता है। So I guess this answers your question, Irfana. Is there anyone else? I can take one last question and we can just end this session. आज बहुत लंबा session हो गया है. So is there anyone else who has any question? I don't think so. I don't think so. So okay, sir. Thank you very much. Thank you everyone for this session today. This shows you have great patience. आप सबके patience के लिए, आप सबके सब्र के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. And once again, Mr. Khan, very thankful to you that you Actually, came here and you gave this session to all of us. This is very thank helpful. you And this is very actually for learning. inviting me. It was a fun session actually. I really enjoyed the questions as well. So I hope आप future में भी हमें ऐसी और sessions देते रहोगे. Yeah, sure. So I guess we shall end this session here. Thank Yeah. you very much once again. You have been very wonderful and very generous once again. And Mr. Khan, once again, thank you to you. You're always welcome. We hope you coming more and more here and enlightening us with your knowledge. And once again, I guess there is someone in the chat. Just give me 1 second before we get. Okay, thank you, sir. Thank you very much, everyone. Thank you, everybody. Thank you, everyone. We shall meet again in the next session. Bye bye. The recording will be shared in few minutes. Bye.